हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी पत्नी एक साधु के साथ भाग गई। वह साधु हर दिन मंत्र पढ़ता है और सिर्फ शाकाहारी खाना खाता है। वह हमेशा जानवरों को आज़ाद करने की बातें करता रहता है। उसके सोशल मीडिया पर अच्छाई और उपदेशों की भरमार है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी हो गई थी जैसे उस पर किसी चीज का साया हो। वो बिना सोचे समझे उस पर अपना सारा पैसा लुटा रही थी। तभी मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें सर्जरी के लिए तुरंत 10 लाख की जरूरत थी। घर का सारा पैसा उस साधु के पास था। मैं उसके पास पैसे मांगने गया। उसने कहा कि शरीर को चीरना प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ है, इसलिए सर्जरी न करना ही बेहतर होगा। मैं घुटनों पर बैठकर उसके आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी माँ का कर्म साफ नहीं हुआ तो जबरदस्ती सर्जरी कराने से वे शुद्ध लोक तक नहीं पहुंच पाएंगी। मैं अपनी पत्नी के पास मदद मांगने गया। उसने उस साधु को गले लगा लिया और मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, घर की हर जिम्मेदारी उसी के पास है, सिर्फ इसी तरह से वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। आखिर में मेरी माँ चल बसी। अगले दिन उसने मेरी माँ के शरीर को स्काई बरियल अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया के लिए भेज दिया और मुझे उसका वीडियो भी भेजा। जब लू वॉन्टांग को ये पता चला तो उसने बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया और कहा, उसकी नीयत अच्छी थी, एहसान फरामोश मत बनो। ये वही औरत थी जिससे मैंने 3 साल बेइंतहा प्यार किया था। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि उसे पता चले कि पछतावा क्या होता है। जब मैं उसके स्टडी रूम में घुसा, वो गोल्ड ग्लासेस पहने फाइल्स देख रही थी। उसका चेहरा वही था जिसे मैं बरसों से जानता था, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में इतनी ठंडक थी कि मैं सहम गया। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज कांप रही थी, वॉन्टांग, बाहर जो अफवाहें उड़ रही हैं, क्या वे सच हैं? उसने थोड़ी देर मुझे देखा, अपना पेन रखा और बिना पलक झपकाए साफ कह दिया, मैं पेई फैन के प्यार में पड़ गई हूं। अगर मैं उससे पहले मिली होती तो तुमसे शादी कभी न करती। मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसने रुककर आगे कहा, पर तुम चिंता मत करो, मैंने शादी के वक्त तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तो पति की जगह तुम्हारी ही रहेगी। बस मेरे मामलों में दखल मत देना। वो मेरा सच्चा प्यार है। मैं वहीं जम गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तो फिर मैं क्या हूं? वो 3 साल क्या थे? वो अतीत क्या था जब मैं उसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार था? इन सब का क्या मतलब है? मैं उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मैं रो भी नहीं पा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर पड़े पड़े मैं बार बार उसकी बातें याद कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। वही औरत जो कभी मेरे पीछे पागल थी, जिसने मुझे बचाने के लिए कई बार चाकू खाए और एक वेयरहाउस में मरते मरते बची थी, वो ऐसी कैसे हो सकती है? मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बस कुछ समय के लिए बहक गई है। जैसे ही उसका नयापन खत्म होगा, उसे समझ आ जाएगा कि पेई फैन में कुछ खास नहीं है और वो वापस आ जाएगी। मैं इसी उम्मीद को थामे दिन रात इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे जो मिला वो ये था कि वो खुद पेई फैन को घर ले आई और हमारे बेडरूम के बगल वाले कमरे को, जहां सबसे अच्छी रोशनी आती थी, उसके रहने के लिए खाली करवा दिया। उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने घर की पूरी फाइनेंशियल पावर उसे सौंप दी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे बटलर फाइलों के ढेर पेई फैन के कमरे में ले जा रहा है। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चाकू से उसे टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मुझे बस सब बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, जब तक उसे अपनी शादी की कस्में याद हैं, जब तक वो तलाक नहीं ले रही, मैं इंतजार कर सकता हूँ। उसके सच समझने का इंतजार कर सकता हूँ, उसके दिल के वापस आने का इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत में मेरी माँ की मौत की खबर का इंतजार लिखा था। उस दिन मैं स्टडी में पढ़ रहा था, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। अस्पताल से फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरी माँ का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, वो इमरजेंसी में है और तुरंत सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर पैसे नहीं मिले तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने फोन रखा और पागलों की तरह नीचे की तरफ भागा। आधे रास्ते में मुझे याद आया कि अब घर का सारा पैसा पेई फैन के हाथ में है। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंदर जाने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। क्या तुम्हें उसके लिए अपने गहरे प्यार को साबित करने के लिए मेरी माँ की बलि देनी ही होगी? उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और एक एक करके मेरी उंगलियां छुड़ा दी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि मेरा दिल जम गया। मुसीबत खड़ी करना बंद करो। पेई फैन को घर लाने से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था। फिलहाल घर में सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। सिर्फ इसी तरह से वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। उसने हाथ का इशारा किया। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मेरी बाजुएं जकड़ लीं और मुझे बाहर घसीटने लगे। लू वॉन्टांग, मुझे जाने दो। वो मेरी माँ है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया था।
मेरे नाखूनों ने दरवाजे के फ्रेम पर गहरे निशान बना दिए थे, लेकिन वो बस वहीं खड़ी होकर बिना किसी भाव के मुझे घसीटते हुए ले जाते हुए देख रही थी। दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया गया। मैं दरवाजे पर गिर पड़ा और पागलों की तरह पीटने लगा। दरवाजा खोलो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, दरवाजा खोलो। मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है। अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा रहा और तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरी आवाज नहीं खो गई, जब तक मेरे आंसू सूख नहीं गए। बाहर सन्नाटा था, कदमों की आहट तक नहीं थी। मैं फर्श पर बेदम होकर गिर पड़ा। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। ये सब कैसे हो सकता था? अभी कुछ समय पहले तक तो वो वही औरत थी जो मुझसे मरते दम तक प्यार करती थी। उस समय मैं बस एक गरीब स्टूडेंट था जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए लू ग्रुप की स्पॉन्सरशिप पर निर्भर था। वो एक हाई एंड पावरफुल फीमेल सीईओ थी, ऊंची और आलीशान। फिर भी एक कैंपस इवेंट में उसे मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया और उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि अमीर परिवारों के पास सच्चा दिल होता है, इसलिए मैंने उसे बार बार रिजेक्ट किया। लेकिन वो ऐसी थी जो दीवार से टकराने के बावजूद पीछे नहीं हटी। उसने अपनी सारी सहनशीलता और कोमलता का इस्तेमाल करके धीरे धीरे मेरी सख्त दीवार को तोड़ दिया। सबसे रोमांचक पल तब था जब मेरा अपहरण हुआ था। वो अकेली ही उस वीरान वेयरहाउस में घुस आई थी। जब अपहरणकर्ता का चाकू उसके शरीर में घुसा तो उसने उफ तक नहीं की। कई बार चाकू लगने और खून से लथपथ होने के बाद भी उसने मजबूती से मेरी रक्षा की। होश में आने पर उसका पहला वाक्य ये था कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो खून से सना हुआ शरीर और वे कमजोर शब्द थे जिन्होंने मेरे सारे डिफेंस को पूरी तरह खत्म कर दिया था। शादी में उसने मेरा हाथ थामकर सभी मेहमानों के सामने कसम खाई थी, मैं लू वॉन्टोंग इस जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगी। वे शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। लेकिन आज एक दूसरे आदमी के लिए उसने मेरी माँ को आग की भट्टी में झोंक दिया। ये रात एक सदी जितनी लंबी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैसे काटा। मुझे बस इतना पता है कि जब सुबह की पहली किरण फूटी तो दरवाजा आखिरकार खुला। चकाचौंध करने वाली रोशनी अंदर आई। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। पी फैन दरवाजे पर ही खड़ा था, बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड। उसके चेहरे पर वही दयालुता का मुखौटा था। मैंने उसकी बाँह कसकर पकड़ ली। मेरी आवाज कांप रही थी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कैसी है? उसने मेरी तरफ देखा और धीमी सांस ली। मिस्टर गू, मेरी संवेदनाएं, बुद्ध ने तुम्हारी माँ को अपने पास बुला लिया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में पर्याप्त अच्छे काम नहीं किए थे। ये उनकी नियति है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जहां तक तुम्हारी माँ के शरीर की बात है, उसने जारी रखा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो ये बता रहा हो कि उसने आज क्या खाया है। दाह संस्कार हवा को प्रदूषित करता है और पब्लिक मोरालिटी को नुकसान पहुंचाता है। मैंने कल रात ही उसे स्काई बरियल के लिए भेज दिया था। आज सुबह खबर आई कि गिद्धों ने तुम्हारी माँ के अवशेषों को पूरी तरह नोच लिया है। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बुद्ध ने आखिरकार उन्हें माफ कर दिया। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, एक वीडियो चलाया और मुझे थमा दिया। उस वीडियो में एक वीरान स्काई बरियल प्लेटफॉर्म पर गिद्धों का एक झुंड उस शरीर को नोच रहा था जिसका चेहरा अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। मेरे शरीर का सारा खून खौल उठा। पेई फैन, मैंने एक भयानक दहाड़ मारी और उसका फोन दूर फेंक दिया। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं किसी पागल की तरह उसकी ओर झपटा, लेकिन उसे छूने से पहले ही किसी ने मेरी कमर से मुझे जकड़ लिया। गोओन, तुम फिर से क्या पागलपन कर रहे हो? ये लू वॉन्टोंग की आवाज थी। उसने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था। उसकी आवाज में झल्लाहट थी। पेई फैन की नीयत अच्छी है। तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें हर्जाने के तौर पर और गहने दिला दूंगी। मैं उसे खाली निगाहों से घूरता रहा, उस चेहरे को देखकर जिसे मैं अपनी हड्डियों तक जानता था। मेरे सीने में एक तीखा दर्द उठा और गले में खून का एक मीठा सा स्वाद महसूस हुआ। सोना या गहने, कुछ भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकता था। अचानक मुझे खून की उल्टी हुई। वो गहरा लाल खून कीमती कालीन पर बिखर गया जो बहुत डरावना दिख रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं अपने बेडरूम में था, बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। मेरे आंसू सूख चुके थे। मेरी माँ अब नहीं रही थी। वे इन लोगों के हाथों मारी गई थीं और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं धीरे से उठा, बेड साइड टेबल खोली, कागज और पेन निकाला और एक एक करके उस पर तलाकनामा लिख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, इसलिए नहीं कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था, बल्कि उसके और खुद के लिए नफरत की वजह से। मैं खुद से नफरत कर रहा था कि मैं उस समय इतना अंधा कैसे था कि उसकी झूठ पर यकीन कर लिया।
आखिरी शब्द लिखने के बाद मैंने वह कागज थाम लिया जो वजन में तो हल्का था पर किसी चट्टान जितना भारी था, और लू ग्रुप की तरफ निकल पड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोकते हुए औपचारिक लहजे में कहा, मिस्टर, प्रेसिडेंट लू एक बहुत जरूरी मीटिंग में है। उन्होंने किसी से भी मिलने से मना किया है। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और वेटिंग एरिया में एक ऐसी कठपुतली की तरह बैठ गया जिसकी आत्मा निकल चुकी हो। तभी पेई फैन भी वहां पहुंच गया। वो अभी भी वही साधारण लंबा लबादा पहने हुए था, किसी ज्ञानी साधु की तरह शान से चल रहा था। मुझे देखकर वो रुका और वही दयालुता भरा चेहरा बनाया जिससे मुझे घिन आती थी। सर, आप बहुत बीमार लग रहे हैं। मैंने कल आपको खून की उल्टी करते देखा था। आज आप आराम क्यों नहीं करते? जीवन और मृत्यु तो नियति है, धन और मान सम्मान सब ऊपर वाले की देन है। आपकी माँ का शुद्ध लोक में जाना एक मुक्ति है। आप क्यों जिद करके दुखी हो रहे हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मंत्र पढ़ूं और कोई अनुष्ठान करूं ताकि ये मोह भंग हो जाए? मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। मेरा दिल मर चुका था। मैं अपनी पलकें तक नहीं उठाना चाहता था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो इसे उसके पास ले जाकर साइन करवा दो। वो थोड़ा हैरान होकर उसे लेने लगा। यह क्या है? क्या कल उसने नहीं कहा था कि वो मुझे हर्जाना देगी? मैंने एक फीकी न के बराबर मुस्कान दी। मैंने चीजें चुन ली हैं, लिस्ट पीछे लिखी है, बस उसे साइन करके पैसे देने हैं। तुम खुद अंदर जाकर उसे क्यों नहीं देते? अगर मैं अंदर गया तो क्या वो मुझे देखना चाहेगी? मैंने अपनी खाली आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें नहीं पता? उसे अब सिर्फ तुम ही दिखते हो। उसने एक आह भरी, जैसे वो बहुत मजबूर हो। भलाई भलाई, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस बार वो डॉक्यूमेंट लेकर सीधे सीईओ ऑफिस की ओर चल पड़ा। बिना दरवाजा खटखटाए वो सीधे मीटिंग रूम में घुस गया। अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। सभी एग्जीक्यूटिव्स उस बिन बुलाए मेहमान को देखकर हैरान थे, लेकिन लू वॉन्टोंग जो हेड पर बैठी थी न केवल नाराज हुई बल्कि उसकी आंखों में तुरंत वही दुलार भर गया जिससे मैं वाकिफ था। फैन, तुम यहां कैसे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ जरूरी बात थी। वो उसके पास गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वो दस्तावेज उसके सामने रख दिया। उसने कंटेंट तक नहीं देखा, सीधे पेन उठाया और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने प्यार से उसके बालों को भी सहलाया। मीटिंग में मौजूद एग्जीक्यूटिव्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैं दरवाजे की दरार से बाहर खड़ा होकर चुपचाप ये सब देख रहा था। मेरे दिल में अब दर्द महसूस करने की क्षमता भी नहीं बची थी, बस एक सुन्न सी ठंडक बाकी थी। वो जल्द ही बाहर आया और साइन किया हुआ दस्तावेज मुझे थमा दिया। साइन हो गया है, उसने कहा, और मुझे नसीहत देना नहीं भूला। वैसे मिस्टर गू, गहने और दौलत सब दुनियावी चीजें हैं। ये सब मोह माया है। इनसे चिपके रहना आध्यात्मिक साधना के लिए बेकार है। तुम्हें अब इन चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं तुम मेरे साथ मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए बुद्ध के मंत्र जपो और ध्यान करो। मैंने बस हूं में सिर हिलाया, तलाकनामा लिया और वापस मुड़ गया। मैं घर नहीं गया, सीधे लॉ फर्म पहुंचा और तलाकनामा वकील को सौंप दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे तलाक की प्रक्रिया शुरू करनी है। वकील ने दस्तावेज खोला, एक पल के लिए रुका और फिर समझदारी से सिर हिलाया। मिस्टर, आप दोनों की स्थिति को देखते हुए ये तलाकनामा वैध है। 1 महीने के डाइवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप दोनों का वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल एक गहरे, शांत सन्नाटे में था। घर लौटने के बाद मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं बाहर नहीं निकला, बस उस कूलिंग ऑफ पीरियड के खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन इस विला में हर दिन मैं लू वॉन्टांग की पेई फैन के प्रति वो बारीक परवाह देख सकता था। वे साथ खाते थे, साथ टहलते थे, बगीचे में साथ बैठकर चाय पीते थे। वो उसके लिए फल छीलती, उसके कंधों पर कोट डालती, उसके कॉलर ठीक करती। वो कोमल निगाहें, वो प्यार भरी हरकतें, कभी ये सब मेरी हुआ करती थी। लेकिन अब मैं उसके लिए किसी अदृश्य इंसान जैसा था जो उसके पास से गुजर जाता। वो मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डालती थी। अगर यह पहले होता तो मैं निश्चित रूप से दुख के मारे टूट गया होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ पूरी तरह उदासीनता महसूस हो रही थी। मैं बस इस दम घोंटू जगह से जल्दी निकलना चाहता था। उस दिन बटलर एक कार्डबोर्ड का डिब्बा लेकर आया। वो दुखी दिख रहा था। मिस्टर, गांव से जो सामान आपने मंगवाया था ये रहा। मैंने वो भारी डिब्बा लिया और खोलकर देखा। अंदर माँ की इस्तेमाल की हुई चीजें थीं। वो फूलों वाली शर्ट जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी, कपड़ों के वे जूते जिन्हें वह पहनने में कतराती थी, वो सिलाई मशीन का डिब्बा जिसे वो 20 सालों से इस्तेमाल कर रही थी। मेरी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। दुख और पछतावा किसी जहरीले सांप की तरह मेरे दिल को जकड़ने लगे। लेकिन उसी पल पेई फैन फिर एक भूत की तरह सामने आ गया।
वो मेरे सामने खड़ा होकर मेरे रोते हुए चेहरे को देखने लगा और पूछा, मिस्टर गू, फिर से किस बात का शोक मना रहे हैं? मैंने एक शब्द नहीं कहा। बटलर ने धीमी आवाज में समझाया, सर को अपनी माँ की याद आ गई। ये सुनकर उसने तुरंत हाथ जोड़े और मंत्र जपने लगा। ओह, तुम्हारी माँ शुद्ध लोक में प्रवेश कर चुकी हैं, दुखों के सागर से आजाद हो गई हैं। ये तो खुशी का पल है। हर किसी को ये सफर तय करना ही होता है। तुम जिद करके क्यों रो रहे हो और व्यर्थ में अपना कर्म क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने अचानक ऊपर देखा। मेरी खून से लाल आंखें से घूर रही थीं। अगर तुम न होते तो मेरी माँ आज जिंदा होती। मैं इस जहरीले इंसान से एक और शब्द नहीं बोलना चाहता था। मैंने माँ का सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ मुड़ गया, लेकिन मैंने उसे पीछे खड़े होकर मेरी पीठ को देखते हुए और आह भरते हुए नहीं देखा। वो खुद से बड़बड़ाया, छोड़ो भी, जिद्दी और पथभ्रष्ट, दया के लायक भी नहीं। मैं आखिरी बार उसकी मदद करूंगा ताकि उसके अंदर के शैतान बाहर निकल सकें। उसने बटलर को बुलाया, जाओ, कुछ सांप पकड़ लाओ। बटलर का चेहरा फक पड़ गया। सर, उन्हें सबसे ज्यादा डर सांपों से ही लगता है। आपको सांपों की क्या जरूरत है? पेई फैन का चेहरा तमतमा गया और उसने नाराजगी में कहा, वॉन्टांग ने कहा है कि इस घर में हर कोई मेरी बात मानेगा। क्या तुम उसके आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हो? लू वॉन्टांग की उस पर अंधी मेहरबानी को देखते हुए बटलर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ी। उस रात मैं बहुत बेचैनी में सो रहा था। मेरे सपनों में मेरी माँ और वे सांप छाए हुए थे। अचानक मुझे अपने शरीर पर कुछ ठंडा और फिसलन भरा रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैं झटके से उठ बैठा। बेडसाइड लैंप जलाते ही मेरे गले से एक चीख निकल गई जो आधी रात के सन्नाटे को चीर गई। मेरा कमरा छोटे बड़े रेंगते सांपों से भरा हुआ था, जो बलखाते हुए अपनी जीभ लपलपा रहे थे। लैंप की रोशनी में उनकी ठंडी खाल एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। मेरे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया। घोर डर ने मुझे पंगु बना दिया था। मैं रेंगते हुए दरवाजे की तरफ भागा ताकि बच सकूं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, यहां सांप हैं, बहुत सारे सांप। मैं पागलों की तरह दरवाजे के पल्ले पीट रहा था। मेरा गला डर से फटा जा रहा था। दरवाजे के बाहर से आधी रात को पेई फैन की शांत आवाज आई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों की साधना में खलल डाल रहे हो। ये सांप, ये तुम हो, तुमने इन्हें यहां रखा है। मैं दहाड़ा, पेई फैन, मुझे बाहर निकालो। मैं पूरी तरह टूट चुका था। हाँ, मैं ही हूं, उसने बेझिझक स्वीकार किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नसीहत थी, जैसे वो मेरे भले के लिए ही कर रहा हो। क्या तुम अपनी माँ की मौत के गम में सो नहीं पा रहे हो? दुख के कारण सांपों की प्रकृति अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होती है। इनका साथ तुम्हें मन शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ये तुम्हारे दुख और मोह को मिटा देगा। तुम इतनी उत्तेजना क्यों दिखा रहे हो और बकवास क्यों कर रहे हो? मैं चीखा, तुम पूरी तरह पागल हो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। लू वॉन्टांग, मुझे बचाओ। मैं होश खो चुका था। यहां मचे हंगामे ने आखिरकार लू वॉन्टांग को खींच ही लिया। वो अपने नाइट गाउन में आई, लॉक दरवाजे को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है? मैं जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिला वैसे चिल्लाया, लू वॉन्टांग, ये पेई फैन है। उसने मेरे कमरे को सांपों से भर दिया है। तुम जानती हो मुझे सांपों से सबसे ज्यादा डर लगता है। प्लीज मुझे बाहर निकालो, इन्हें हटाओ, मैं मर जाऊंगा। पेई फैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कोमलता से समझाया, वॉन्टांग, इसकी बकवास मत सुनो, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहता था। सांप मन को शांत करते हैं, मेरी नीयत अच्छी है। यह हमेशा ऐसा ही है, बहुत ज्यादा इमोशनल, जो इसकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खराब है। वो एक पल के लिए चुप रही, उसकी नजरें बंद दरवाजे और पेई फैन के चेहरे के बीच डोलती रहीं। मेरा दिल धीरे धीरे बैठ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी। पहले कभी टीवी पर सांप की तस्वीर देखते ही वो तुरंत चैनल बदल देती थी, मेरी आंखें ढक लेती थी और मुझे प्यार से सांत्वना देती थी। आखिरकार वो बोली, बकवास बंद करो, फैन की नीयत अच्छी है। वैसे भी ये सभी गैर विषैले चूहे मार सांप हैं, 2-4 बार काटने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा फैन सही कह रहा है, इनका स्वभाव शांत होता है। इनका साथ रहने से शायद तुम अपनी माँ के बारे में सोचना बंद कर दोगे। वह रुकी और आगे कहा, हालांकि तुम्हें अभी डर लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन साथ रहने के बाद और आदत पड़ जाने पर तुम्हें स्वाभाविक रूप से डर नहीं लगेगा। यह कहकर उसने पेई फैन का हाथ थामा और धीरे से बोली, बहुत देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं और आराम करते हैं। उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई। दरवाजे के बाहर की दुनिया फिर से सन्नाटे में डूब गई। दरवाजे के अंदर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं फर्श पर ऐसे ढह गया जैसे किसी ने मेरी हड्डियां और रूह ही निकाल ली हो।
कई ठंडे सांप धीरे धीरे मेरे टखनों और बाहों पर रेंगने लगे। मैं संघर्ष करना भी भूल गया था, बस खाली आंखों से छत की धुंधली रोशनी को घूर रहा था। एक सांप मेरी स्थिरता से भ्रमित सा लगा। उसने अपना सिर उठाया और झिझकते हुए मेरे हाथ पर एक डंक मार दिया। एक हल्की सी तीखी टीज उठी। अंधेरा ज्वार की तरह उमड़ा और मेरी चेतना के आखिरी अंश को पूरी तरह निगल गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो नाक में डिसइंफेक्टेंट की महक आ रही थी। सामने अस्पताल की फीकी छत थी और लू वॉन्टांग बिस्तर के पास बैठी थी। मुझे आंखें खोलते देख वो बोली, तुम जाग गए। उसकी आवाज में कोई खास जज्बात नहीं थे। कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे देखना नहीं चाहता था। मेरी आवाज सूखी और फटी हुई थी। तुमने कल रात मेरे लिए दरवाजा खोलने से मना कर दिया था। आज मेरी हालत के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो मेरे व्यवहार से कुछ नाखुश दिखी, लेकिन फिर भी उसने सब्र के साथ कहा, मैं जानती हूं तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन फैन की कोई बुरी नीयत नहीं थी। उसकी तो बस भलाई की नीयत थी। वो तुम्हारे अंदर के शैतानों को दूर करना चाहता था। भविष्य में उसे इस तरह का एटीट्यूड मत दिखाना। आखिर तुम्हें अभी भी एक ही छत के नीचे शांति से रहना है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अगले कुछ दिनों तक वो मेरा ख्याल रखने के लिए अस्पताल में ही रही। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा, यहाँ तक कि अपने हाथों से मुझे पानी और दवाइयाँ भी दीं। लेकिन मैं ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। वो बार बार अपना फोन उठाती और तेजी से कुछ टाइप करती। स्क्रीन पर फ्लैश होता अवतार पेई फैन का था। जब वो स्क्रीन को देखती तो उसकी आंखें अनजाने में ही कोमल हो जाती। ये वही कोमलता थी जिससे मैं कभी बेहद करीब से वाकिफ था, लेकिन अब वो बहुत दूर हो चुकी थी। मुझे ये सब बेहद विडंबनापूर्ण लगा और मैंने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो उससे मिल लो। तुम्हें यहां मेरा पहरा देने की जरूरत नहीं है। उसने फोन अंदर रखा, मेरी तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, जरूरत नहीं है। अभी तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, बिल्कुल नहीं। वो मेरी परवाह कैसे कर सकती है? वो यहां पहरा इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे डर था कि डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपना सारा गुस्सा और नफरत पेई फैन पर न निकाल दूं। उसके दिल में तो वही था। वो उस बौद्ध भिक्षु से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन वो इंसान क्या, जिसे वो कभी अपने दिल में रखती थी? न कभी एक सख्त शब्द बोलना, न एक आंसू देख पाना। उन बातों का क्या मूल था? बस एक मजाक। मेरे डिस्चार्ज के दिन मौसम साफ और धूप वाला था, लेकिन वो धूप मेरे दिल को नहीं छू पाई। उसने मेरे डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी की। हम कार में बैठे थे और उसने जैसे अनजाने में ही जिक्र किया, फैन का जन्मदिन कुछ दिनों में है, ताकि तुम भविष्य में उसके साथ अच्छे से रह सको। तुम्हें भी एक तोहफा तैयार करना चाहिए, जब मंदिर से लाया गया एक पवित्र बौद्ध सूत्र। फैन को वो जरूर पसंद आएगा। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। मेरी आवाज में कोई हलचल नहीं थी। मैं तैयार नहीं हूं और नहीं मैं उसके साथ शांति से रहूंगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। कार के अंदर की हवा रुक सी गई। उसने अपना सिर घुमाया। उसके सुनहरे चश्मे के पीछे की नजरें चाकू की तरह ठंडी थीं और वो धीरे से बोली, गुओन, मैं तुम्हें जानकारी नहीं दे रही हूं। अगर तुम नहीं गए तो जरा सोचो कि तुम्हारे कमरे में रखी तुम्हारी माँ की उस निशानी का क्या होगा। मैंने झटके से अपना सिर मोड़ा और अविश्वास से फटी आंखों से उसे घूरने लगा। उसने वाकई मेरी माँ की आखिरी निशानी का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए किया। लू वॉन्टांग। गुस्से के मारे मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करती हो? इतना कि तुम मुझे इस तरह रौंद दोगी? मैंने उसकी बाह को ऐसे पकड़ा जैसे वो डूबते हुए इंसान का आखिरी तिनका हो। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है कि तब तुमने मुझसे क्या कसम खाई थी? तुमने कहा था कि इस जन्म में तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी और मेरे साथ उम्र भर का साथ निभाओगी। कितना समय हुआ है? 3 साल। सिर्फ 3 साल और तुमने अपना दिल बदल लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी आंखें पूरी तरह लाल थीं, गले में दर्द था। सारा दुख, सारा दर्द और निराशा उस पल ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। लेकिन वो बस मुझे शांत भाव से देखती रही, यहां तक कि उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं, जैसे वो किसी ऐसे तमाशे को देख रही हो जिसका उससे कोई लेना देना ही ना हो। मेरे शांत होने का इंतजार करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे ये आंसू अब मेरे लिए बेकार हैं। मैं उसकी इस बेरुखी को खाली निगाहों से घूरता रहा और अचानक हंसने लगा, बहुत ही दर्दनाक और वीरान हंसी। और फिर मेरे आंसू और भी तेजी से बहने लगे। हाँ, जब वो मुझसे प्यार करती थी तो मेरा एक आंसू देखकर वो बेहाल हो जाती थी। अब जब वो प्यार नहीं करती तो भले ही मैं रो रो कर अंधे हो जाऊं, ये सिर्फ उसे चिड़चिड़ा करेगा। मैंने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे के आंसू जोर से पोंछ लिए। एक गहरी सांस ली। मेरी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। ठीक है, मैं जाऊंगा। वो तथाकथित पवित्र बौद्ध सूत्र पाने के लिए 1000 साल पुराने मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करनी पड़ती थी। उसकी शर्तें बहुत कठोर थीं।
श्रद्धा दिखाने के लिए मंदिर के बाहर नीले पत्थरों पर पूरे 1 दिन और 1 रात घुटनों के बल बैठना था और फिर नंगे पैर जलते हुए अंगारों पर चलना था। अपनी माँ की आखिरी निशानी को बचाने के लिए मैंने हर शर्त वैसे ही पूरी की। वसंत की कड़ाके की ठंड में मैं उन कठोर पत्थरों पर घुटने टिकाए बैठा रहा, सूरज उगने से लेकर चांद ढलने तक और फिर अगली सुबह की हल्की रोशनी होने तक। मेरे घुटने पहले दर्द से फटे, फिर सुन्न हो गए और आखिर में मुझे उनका कोई एहसास ही नहीं रहा। मेरे होंठ फट चुके थे, चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था, लेकिन मैंने अपने दांत भींचे रखे और अपनी कमर सीधी रखी। इसके बाद जलते हुए अंगारों की बारी थी। झुलसा देने वाली गर्मी मेरे चेहरे पर पड़ी, अंगारे चटकने की आवाज कर रहे थे। मैंने अपने जूते मोजे उतारे। जैसे ही मेरा नंगा पैर उस पर पड़ा, वो बेतहाशा दर्द मुझे लगभग बेहोश कर गया। मांस जलने की हल्की सी गंध आ रही थी। मैंने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून रिसने लगा। मैं ऐसे चला जैसे तलवारों के पहाड़ और आग के दरिया पर चल रहा हूं। मेरे पीछे खून से सने धुंधले निशान छूट रहे थे। जब मुझे वो ठंडा सूत्र मिला, तब तक मेरे पैर खून से लथपथ थे। मैं पूरी तरह खत्म हो चुका था, बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। मैं अपने टूटे हुए शरीर को खींचता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और कई दिनों तक मरहम पट्टी की, तब जाकर कहीं चलने लायक हुआ। संयोग से वो पेई फैन का जन्मदिन था। लू विला दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था। मेहमानों की भीड़ थी। वो विलासी सजावट मेरे किसी भी जन्मदिन के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आसपास से फुसफुसाहटें लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी। प्रेसिडेंट लू इस मिस्टर पेई को वाकई सिर पर चढ़ाकर रखती हैं। हाँ, तब तो उसने उस वाले के लिए कभी इतनी फिजूल खर्ची नहीं की थी। सच ही है, नई खुशबू पर जो फिदा है, पुरानी आहें भला कौन सुनता है। मैं कोने में पत्थर की तरह खड़ा था। मैं देख रहा था कि कैसे लू वॉन्टोंग बड़े सलीके से पेई फैन का ख्याल रख रही थी। उसे ड्रिंक्स देना, कोट पहनाना, उसकी निगाहें इतनी कोमल थीं कि उनसे पानी टपकता था। मेरा दिल अब पूरी तरह मर चुका था। उसमें अब कोई लहर नहीं उठ रही थी। तोहफा देने के सेगमेंट में लू वॉन्टोंग ने एक बेशकीमती प्राचीन जेड का ब्रेसलेट पेश किया, जो शीशे की तरह साफ और पारभासी था। पूरे हॉल में प्रशंसा और ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। तभी उसकी निगाहें कोने में खड़े मुझ पर पड़ीं। बिना कुछ कहे उसके इशारे ने मुझे सब समझा दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़े सुनहरे स्क्रॉल को मजबूती से जकड़ा। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ रहे थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो स्क्रॉल पेई फैन को थमा दिया। जन्मदिन मुबारक, मैंने कहा। मेरी आवाज सपाट और जज्बात से खाली थी। तुम्हारे लिए। उसने उसे लिया, खोलकर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी और खुशी के भाव छा गए। ये तो जी मंदिर का हस्तलिखित हीरक सूत्र है। उसने मेरी तरफ देखा। मिस्टर गू, आपको कैसे पता चला? मैं इसी का तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। लू वॉन्टोंग ने मुझसे कहा कि ये उसी का आइडिया था। ये सुनते ही पेई फैन तुरंत भावुक होकर लू वॉन्टोंग को देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार तैर रहा था। वॉन्टोंग, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, सब याद रखती हो। शुक्रिया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाला, अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास खड़े होने के कारण मुझे साफ सुनाई दे गया। सिर्फ एक शुक्रिया? क्या कोई प्रैक्टिकल इनाम नहीं दोगी? ये सुनकर उसके कान लाल हो गए। उसने अपना सिर झुकाया और फुर्ती से उसके होठों के कोने को चूम लिया। क्या ये काफी है? उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने होठों के कोने को ऐसे छुआ जैसे वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो और खिलखिलाकर हंसा। ये कैसा इनाम है? उसने उसके सिर के पीछे के बालों को अपनी पकड़ में लिया। उसकी आवाज एलिगेंट और कामुक थी। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली किस क्या होती है। इतना कहते ही सबकी नजरों के सामने उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके होठों को गहरे प्यार से चूम लिया। वो चुंबन इतना जुनून भरा और लंबा था कि जैसे आसपास कोई हो ही नहीं। मैं बस एक तरफ खड़ा ये सब बेबसी से देखता रहा। जब चुंबन टूटा तो वो उसके आगोश में सिमट गया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। मैंने अपने सीने में उमड़ते खून को जबरदस्ती दबाया। लू वॉन्टोंग की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, मेरा काम हो गया। क्या अब मैं जा सकता हूं? ठीक उसी वक्त बटलर घबराया हुआ बाहर से अंदर दौड़ा। मैम, कुछ बुरा हुआ है, वो जोर से चिल्लाया। कहीं से गिद्धों का एक झुंड आ गया है और वे विला के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मेहमानों के बीच खलबली मच गई, लेकिन पेई फैन की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, अद्भुत, मेरे जन्मदिन पर गिद्धों का चक्कर काटना बहुत शुभ संकेत है। यह बुद्ध का संदेश है, जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी बुद्ध की तरह अपने मांस को गिद्धों को खिलाकर महान करुणा का परिचय दूं। यह सुनकर लू वॉन्टोंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। नहीं, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। उसने लू वॉन्टोंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। वॉन्टोंग, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी आस्था का समर्थन करना होगा। यह मेरे लिए पुण्य कमाने का सुनहरा मौका है। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसने अपने होंठ मजबूती से भींचे, ऊपर मंडराते अंधेरे सायों को देखा और फिर अपने बगल में खड़े उस शख्स को
जिसकी आंखों में एक अजीब जुनून था। आखिरकार उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वॉन्टोंग, तुम सच में मेरे लिए इतना करने को तैयार हो? लेकिन फिर उसने अपना सिर झटक दिया। उसकी नजरें घूमी और मेरे फीके चेहरे पर आ टिकीं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देख सकता। क्यों ना मिस्टर गू से ये करवाया जाए। पहले इनकी माँ की आत्मा को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने इतने सूत्र पढ़े और अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च की। अब इन्हें ये कर्म ऋण चुकाने दो और गिद्धों को मांस खिलाकर ये पुण्य हासिल करने दो। मैंने अविश्वास से उसे और फिर लू वॉन्टांग को देखा और हताशा में अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं। वो घबराहट में आसमान की ओर देखने लगा। गिद्ध उड़ने ही वाले हैं। ये मौका हाथ से निकल जाएगा। रहने दो, रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा। ये कहते हुए वो चाकू ढूंढने लगा। उसने तुरंत उसे रोक दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और बिना किसी झिझक के उसने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को सीधा ऑर्डर दिया, इसे पकड़ लो। कई बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और मेरे बुरी तरह संघर्ष करते शरीर को मजबूती से दबा लिया। लू वॉन्टोंग, तुम यह नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। मेरी दर्दनाक चीखें पूरे बगीचे में गूंज उठीं। ठंडी धार ने मेरी बाहों के मांस को चीर दिया। मांस के टुकड़े हवा में उछाल दिए गए, जिससे गिद्धों का झुंड झपटकर उन्हें खाने लगा। असहनीय दर्द और घोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया, मैं फिर से अस्पताल में था। मेरा पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। हर तरफ भयंकर दर्द हो रहा था। वो वाकई अभी भी बिस्तर के पास बैठी थी। जिस पल मैंने आंखें खोलीं, इससे पहले कि मैं जान बचने का सुकून महसूस कर पाता, मुझे उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी। फैन को तुम्हारे इस मांस काटने के कांड की वजह से ऑनलाइन बहुत आलोचना और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें एक लाइव स्ट्रीम करनी होगी और जनता को स्पष्ट करना होगा कि तुमने अपनी मर्जी से गिद्धों को खिलाने के लिए मांस काटा है, ताकि तुम उसकी मां के लिए किए गए मंत्र जाप और आत्मा की शांति के लिए उसका धन्यवाद कर सको। साथ ही यह भी कि गिद्ध उसी के पुण्य के कारण आए थे। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरा पूरा शरीर कटा हुआ था, घावों से भरा था और वो यहाँ बैठी थी। लेकिन उसने सबसे पहले मेरे घावों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने महबूब की साख बचाने की जल्दी में थी। मैं ये नहीं करूंगा। मेरी आवाज फटी हुई थी। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आवाज में पूरी धमकी थी। ये तुम्हारे मना करने का सवाल नहीं है। अपनी माँ की निशानियों के बारे में सोचो। मैंने निराशा में आंखें बंद कर ली। आंसू चुपचाप लुढ़क गए। वो हमेशा मेरी सबसे कमजोर नस को सटीक रूप से दबाना जानती थी। जल्द ही असिस्टेंट ने उपकरण सेट कर दिए। ग्लोबल लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। मेरा चेहरा भूत जैसा सफेद था। कैमरे के सामने मैंने वही शब्द दोहराए जो उसने मुझे सिखाए थे। मैंने मिस्टर पेई को मेरी माँ के लिए मंत्र जाप करने के लिए धन्यवाद देने हेतु अपनी मर्जी से गिद्धों को खिलाने के लिए अपना मांस काटा है। इसके परिणाम का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा। हर तरह की भद्दी गालियां और संदेह तेजी से स्क्रीन पर दौड़ रहे थे। उन शब्दों को देखकर मेरी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन अब बहने के लिए आंसू नहीं बचे थे। लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अचानक बिस्तर से नीचे गिरा, बाथरूम की ओर भागा और पागलों की तरह उल्टियां करने लगा, जैसे मैं अपने सारे अंग बाहर निकाल फेंकूंगा। आंसुओं से धुंधली आंखों से मैंने आईने में उसे देखा जो मेरे पीछे अंदर आई थी। मेरी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या अब तुम संतुष्ट हो? वो मेरी उस बदहाल और दर्दनाक हालत को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में अजीब सी हलचल की एक झलक दिखी, लेकिन उसे तुरंत दबा दिया गया। उसने नजरें हटा लीं। उसका लहजा अभी भी ठंडा और कठोर था। तुम्हें मुझे समझना होगा। फैन वो इंसान है जिससे मैं अब प्यार करती हूँ। मैं उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। ये शब्द सुनकर मुझे सुन्नता महसूस हुई। मेरे आंसू भी सूख चुके थे। बस वो कुछ और कहने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। वो पेई फैन का फोन था। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या कहा गया, लेकिन उसका लहजा तुरंत घबराया हुआ और कोमल हो गया। ठीक है, डरो मत, मैं अभी वापस आती हूँ। फोन रखते ही उसने मुझसे कहा, फैन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं उसे देखने वापस जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। मैं उसकी पीठ को देखता रहा। मुझे खुद पर बहुत हंसी आई। कितना मजाकिया और दयनीय हूं मैं। अगले कुछ दिनों तक मैंने पूरी तरह अपना ख्याल रखा। आखिरकार जैसे तैसे डिस्चार्ज होकर मैं घर पहुंचा। उसी दिन बटलर उस कुत्ते को वापस ले आया जिसे मैंने पेट हॉस्पिटल में छोड़ रखा था। वो एक गोल्डन रिट्रीवर था जिसे मैंने बरसों से पाल रखा था। उसका नाम था पिंगान। वो मेरी उदास जिंदगी में गर्माहट के चंद स्रोतों में से एक था। पिंगान प्यार से मुझसे सटने लगा। उसने राहत भरी आवाजें निकाली। मैंने उसे गले लगाया। मुझे बहुत समय बाद थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। मुझे लगा मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है और मुझे कुछ ताकतवर खाना चाहिए। इसलिए मैंने सर्वेंट से मेरे लिए एक कटोरा चिकन सूप बनाने को कहा।
मैंने अभी 2 घूंटी लिए थे कि पेई फैन वहां ऐसे आ धमका जैसे किसी बिल्ली ने मछली की गंध सूंघ ली हो। उस चिकन सूप के कटोरे को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं और वो कड़क कर बोला, तुम गुओन चिकन कैसे खा सकते हो? मैंने कितनी बार कहा है कि हर जीवित प्राणी में आत्मा होती है। सभी जीव समान हैं। मांस खाना हत्या है। यह पाप है। तुम तुरंत मेरे साथ बौद्ध हॉल चलो ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। ये कहते हुए वो मुझे खींचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा और नफरत अचानक फट पड़े। मैंने उसका हाथ झटक दिया, अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। दफा हो जाओ। मैं गुस्से से कांप रहा था। लू वांटांग तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है, पर मैं नहीं। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। वो अपना चेहरा थामे अविश्वास से मुझे देखने लगा। फिर उसकी आंखों में दुख और गुस्सा उमड़ आया। गुओन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। हत्या और जान लेना भारी बुरा कर्म बनाता है। मैं जानता हूं मांस त्यागना आसान नहीं है, पर तुम्हें डटे रहना होगा। मैं नहीं डट सकता। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और जोर से धक्का दिया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे धक्के से वो चीख उठा, लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसका माथा पास ही रखे फ्लावर स्टैंड के नुकीले कोने से जा लगा और तुरंत खून बहने लगा। उसी पल दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। लू वांटांग वापस आ गई थी। एक नज़र में उसने पेई फैन को माथे से खून बहते हुए जमीन पर पड़ा देखा और मुझे पास में खड़ा पीला, लेकिन आंखों में गुस्से के साथ। क्या हो रहा है? उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। वो उसकी बाहों में सिमट गया, माथे का घाव दिखाना नहीं भूला। उसने पूरी कहानी लड़खड़ाती आवाज में बताई और अंत में जोड़ा, मैं बस उसे हत्या का पाप करते नहीं देखना चाहता था। मेरी ही गलती है कि मैं ज्यादा चिंतित हो गया। मेरा तरीका गलत था। गू को दोष मत देना, बस उसका स्वभाव ऐसा है कि वह सुधरने वाला नहीं है। उसने मेरी तरफ ठंडी नजर डाली और नौकरों से कहा, पहले फैन को ऊपर ले जाओ और डॉक्टर को घाव का इलाज करने के लिए बुलाओ। वो रुकी और बोली, मैं गू से अच्छी तरह बात करूंगी। वो उसे सहारा देकर ले गए, जब तक कि उसका साया सीढ़ियों के ऊपर गायब नहीं हो गया। उसकी नजरें पूरी तरह ठंडी हो गईं। उसने पास ही अपनी पूंछ हिलाते हुए पिंगान को देखा, जो बेखबर था कि क्या हुआ है, और बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इस कुत्ते को ठिकाने लगा दो। मैं ऐसा सन्न रह गया जैसे बिजली गिर गई हो। मैं पागलों की तरह दौड़कर पिंगान को गले लगाने लगा और डर के मारे चीखने लगा, लू वांटांग, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकती। पिंगान मेरा कुत्ता है। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं गलत था। मैं कभी उससे बदतमीजी नहीं करूंगा। प्लीज मेरे कुत्ते को मत छुओ। वो बिल्कुल नहीं पिघली। उसकी आंखें बेरहम थीं। ये उसे मारने की कीमत है। अगर तुमने अगली बार फिर से फैन को परेशान करने की हिम्मत की तो ये सिर्फ एक कुत्ते तक सीमित नहीं रहेगा। बॉडीगार्ड्स ने मेरी बाहों से लगातार रोते हुए पिंगान को जबरदस्ती छीन लिया। नहीं, पिंगान, मुझे मेरा पिंग वापस दो। मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मुझे मजबूती से दबा दिया गया। थोड़ी देर बाद पिछले आंगन से कुत्ते के चिल्लाने की एक दर्दनाक आवाज आई और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे मेरी सांसें भी रुक गई हों। इसके तुरंत बाद एक और भी भयानक मंजर हुआ। बॉडीगार्ड्स पिंगान की लाश को सीधे किचन में ले गए। कुछ ही देर में मांस के शोरबे का एक गर्म कटोरा मेरे सामने लाकर रखा गया। मांस की भारी गंध मेरे चेहरे पर टकराई। मेरा पेट बुरी तरह मथने लगा। मैं डर के मारे पीछे हटा। इसे दूर ले जाओ। मैं इसे नहीं पीऊंगा। इसे हटाओ। उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने बॉडीगार्ड्स को एक इशारा किया। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर मेरे जबड़ों को बेरहमी से जकड़ा और अचानक जोर से झटका दिया। मेरा जबड़ा डिस्लोकेट हो गया और भयंकर दर्द की लहर दौड़ गई। मैं रो पड़ा। दर्द के आंसू बहने लगे, लेकिन मैं अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। मांस का वो गर्म शोरबा जबरदस्ती मेरे गले में उंडेला गया। शोरबा आंसू और नाक के साथ मिलकर मेरे चेहरे पर फैल गया। मैं फर्श पर ढह गया, जोर जोर से खांसने और उल्टियां करने लगा। मेरा दिल, जिगर, फेफड़े सब जैसे टुकड़ों में कट रहे थे। मैं चाहता था कि मैं मर जाऊं। वो बस ठंडी नजरों से ये सब देख रही थी, जैसे किसी बेकार के तमाशे को देख रही हो। इस स्वाद को याद रखना। अगली बार मेरी हद पार करने की कोशिश मत करना। मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात मुझे तेज बुखार हो गया और मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं रही। मेरी धुंधली चेतना में वो फिर से आया। उसके हाथ में कुछ घर की बनी काली गोलियां थीं। वो उन्हें मुझे खिलाने की जिद कर रहा था। मिस्टर गू, आपको इतना बीमार देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये गोलियां मैंने आपके लिए कई कीमती जड़ी बूटियों से खास तौर पर तैयार की हैं। इन्हें लेने के बाद आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे।
मैंने अपने होंठ मजबूती से भींचे रखे। मैं उन्हें खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने एक आह भरी और पास खड़े नौकर से कहा, इन्हें थोड़ी मदद करो। नौकर ने तुरंत आगे बढ़कर मेरा मुंह जबरदस्ती खोला और गोलियां अंदर डाल दीं। गोलियों के पेट में जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पेट में कोई छुरी घुमा रहा हो। ठंडे पसीने ने तुरंत मेरे कपड़े भिगो दिए। मैं घुटनों के बल मुड़ गया और काले खून की उल्टी कर दी। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो, मैंने कमजोर आवाज में विनती की। तभी वो लू वॉन्टोंग वापस आई। वो तुरंत उसके पास गई और पीड़ित होकर बोली, मैंने तो मिस्टर गू को भलाई के लिए ये खास गोलियां दी थीं, लेकिन उनकी हालत और बिगड़ गई है। वे जिद कर रहे हैं कि उन्हें अस्पताल जाना है। शायद उन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है और वे मुझसे नफरत करते हैं। मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। उसने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा। फैन की नीयत अच्छी है, अगर तुम ऐसे ही एहसान फरामोश बने रहे। वे दवा नहीं थी, वह मुझे मार रहा है। मेरी आवाज दर्द के मारे कांप रही थी। उसने एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया। उसकी आंखों में घृणा थी। लगता है तुम अभी कम बीमार हो, अभी भी लोगों पर इल्जाम लगाने की ताकत बची है। इसे वापस इसके कमरे में बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना न तो कोई बाहर आएगा और न ही कोई डॉक्टर बुलाया जाएगा। मुझे बेरहमी से खींचकर वापस कमरे में डाल दिया गया और लॉक कर दिया गया। भयंकर दर्द मुझे तड़पा रहा था। मैंने खून की उल्टियां शुरू कर दी। मेरी चेतना धुंधली पड़ रही थी। आखिरकार वो पुराना बटलर था जिसने मुझे तड़पते हुए नहीं देखा गया। उसने गुपचुप तरीके से एक जाने पहचाने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, जिसने दवा देकर बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई। अगले दिन मैं थोड़ा ही संभला था कि वो फिर आ गया। मुझे देखकर वो मक्कारी भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना कि मेरी दवा बहुत असरदार है। अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो ना? लू वॉन्टोंग भी वहां आई और मुझे ठंडी चेतावनी दी। फैन दयालु है, वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भविष्य में उसकी अच्छी नीयत को कम मत आंको। मैं इतना थक चुका था कि एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से दिन में 10 अच्छे काम करने की जिद पर अड़ गया। इस बार उसने मुझे साथ ले जाने की जिद की। मिस्टर गू का कर्म बहुत भारी है, उनकी शत्रुता गहरी है। बुरे कर्मों को मिटाने के लिए उन्हें और अच्छे काम करने होंगे, उसने कहा। मैंने जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने सीधे मुझे कार में बिठा लिया और प्रेसिडेंट लू के आदेश सुना दिए। मिस्टर पेई के मूड को खराब न करें। पहले 9 काम तो बस कुत्ते बिल्लियों को खिलाना, दान देना या जानवरों को छोड़ने तक ही सीमित थे। जब 10वें काम की बारी आई तो उसने हमेशा की तरह भिखारियों के एक झुंड को पैसे दिए, लेकिन उन भिखारियों ने आपस में इशारा किया, पैसे ठुकरा दिए और उनकी नजरें मेरे और उसके पेट के आसपास घूमने लगीं। सर, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमारे भाई को लाइलाज बीमारी है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन हमारे पास डोनर नहीं है। क्या आप दोनों सज्जन हमें एक किडनी दे सकते हैं? वो तुरंत एक कदम पीछे हटा, हाथ जोड़कर परेशान होने का दिखावा करने लगा। ओह, मैं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं। मेरा तन मन बुद्ध को समर्पित है। पाप लगेगा, पाप। लेकिन उसने उन भिखारियों की दयनीय हालत देख फिर आह भरी। उसकी नजरें अचानक मेरे पास खड़े बीमार और पीले चेहरे वाले मुझ पर टिकीं। चूंकि तुम बहुत लाचार दिख रहे हो, बीमारियों से ग्रस्त हो, तो ये वाकई दुखद है। ऐसा क्यों नहीं करते? ये मेरा दोस्त तुम्हारी मदद कर देगा। ये निश्चित रूप से एक पुण्य का काम होगा। ये कहकर उसने मुझे उन भिखारियों के बीच में जोर से धकेल दिया और खुद मुड़कर कार में बैठा और इंजन चालू कर दिया। पे फैन। मेरी डरी हुई और गुस्से भरी दहाड़ उन भिखारियों के शोर में दब गई। मैं पागलों की तरह संघर्ष करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे घेर लिया और पास की एक अंधेरी गली में घसीटने लगे। निराशा के उस चरम पर मुझे नहीं पता मुझमें इतनी ताकत कहाँ से आई। मैंने एक भिखारी की आंख में उंगली घोंप दी, मौका पाकर छूटा और अपनी जान बचाने के लिए गली से बाहर मुख्य सड़क की ओर भागा। मैं अंधाधुंध दौड़ रहा था। जैसे ही मैं गली के मुहाने पर पहुंचा, तेज हेडलाइट्स की चकाचौंध हुई, टायरों के घिसने की भयानक चीख सुनाई दी और मुझे एक जबरदस्त टक्कर लगी। मैं टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह हवा में उछला और ठंडी सड़क पर जा गिरा। होश खोने से पहले मैंने सड़क पर रुकी हुई वो कार देखी, जिसके ड्राइवर सीट पर पेई फैन ठंडे चेहरे के साथ बैठा था। जब मुझे दोबारा होश आया, मैं फिर अस्पताल में था। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द से कराह रहा था जैसे हड्डियां बिखर गई हों। वो बिस्तर के पास बैठी थी। उसने आते ही मेरी चोटों का हाल नहीं पूछा, बल्कि मेरे हाथ में एक माफीनामा थमा दिया। इसे साइन करो, उसका लहजा हुक्मी था। भले ही फैन ने तुम्हें गलती से टक्कर मार दी, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था। वो बहुत पछतावे में है। मैं उसे जेल नहीं जाने दूंगी। मैंने उसके ठंडे चेहरे को देखा। मेरे दिल में बची खुची उम्मीद का आखिरी कतरा भी राख हो गया। मैंने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली, मैं साइन नहीं करूंगा। उसने ये जानबूझकर किया था। पहले उसने मुझे बाहर धकेला, फिर गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारी। ये हत्या की कोशिश है। उसे कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए।
उसका चेहरा भयानक रूप से उदास, जिद्दी और अड़ियल हो गया। उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने सीधे बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इसे ले जाओ, इसे सोना रूम में बंद कर दो। जब तक ये साइन करने के लिए तैयार न हो जाए, इसे बाहर मत निकालना। वो विला में बना एक विशेष सोना रूम था। उसका स्टीमर अपने उच्चतम तापमान पर था, जो डिहाइड्रेशन और दम घुटने के लिए काफी था। मुझे अंदर घसीटा गया। ऊंचे तापमान और ऑक्सीजन की कमी ने मुझे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। पसीना निकलते ही भाप बनकर उड़ जाता था। मेरी त्वचा जलने जैसा एहसास दे रही थी। सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था। मेरे फेफड़ों में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे वे फट जाएंगे। मौत का डर मुझे फिर से जकड़ने लगा। जैसे ही मेरी चेतना बिखरने वाली थी और मुझे लगा कि मैं वाकई यहीं मर जाऊंगा, मैंने समझौता कर लिया। मैं साइन करूंगा। तब जाकर उसने किसी को मुझे बाहर निकालने को कहा। मैं पानी से निकली मछली की तरह फर्श पर ढह गया, जोर जोर से खांसते हुए और हाँफते हुए। उसने मेरे हाथ में पेन थमाया, मुझे साइन करते देखा और फिर कहा, इस सब के कारण फैन बहुत खराब मूड में है। मैं उसे रिलैक्स कराने बाहर ले जा रही हूं। तुम इन कुछ दिनों घर पर शांति से रहना और कोई मुसीबत मत खड़ी करना। ये कहकर वो फिर बिना किसी लगाव के चली गई। मैं ठंडे फर्श पर पड़ा उसकी दृढ़ पीठ को देखता रहा। मेरे पास सांस लेने तक की ताकत नहीं बची थी। मेरा दिल राख हो चुका था। बस इतना ही काफी था। एक हफ्ते बाद भी वो वापस नहीं आई थी, लेकिन मुझे वकील का मैसेज मिला, तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आप अपना तलाकनामा ले सकते हैं। मैं अकेला सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया और वो गहरे लाल रंग का तलाकनामा हासिल किया। उस पर छपे ठंडे सुनहरे अक्षरों को देखकर मुझे राहत का एक एहसास हुआ। विला लौटकर मैंने चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू किया। मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं थीं। एक सूटकेस में सब कुछ आ गया। जाने के दिन मैंने एयरपोर्ट के लिए गाड़ी बुक की। एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में इत्तेफाक से मैंने उसे पेई फैन का हाथ थामे देखा। वो इंटरनेशनल अराइवल से बाहर आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ रिलैक्स्ड मिठास थी। वो अपना सिर झुकाकर उससे कुछ कह रही थी। उसके चेहरे पर भी सौम्य मुस्कान थी। वे दोनों किसी रोमांटिक देश में छुट्टियां मनाकर लौटे थे। उनके उस अंतरंग अंदाज को देखकर और फिर अपने हाथ में मौजूद तलाकनामे को देखकर मुझे अचानक ये सब बेहद विडंबनापूर्ण लगा। क्या उसे ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग पसंद नहीं है? ठीक है, मैं उसकी ये इच्छा पूरी करूंगा। मैंने अपना फोन निकाला, एक ग्लोबल सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया और लाइव स्ट्रीम फीचर ऑन कर दिया। कैमरा मेरी ओर था और मेरे हाथ में मौजूद वो लाल तलाकनामा। लाइव शुरू होते ही कुछ दर्शक जुड़ने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली और पहले कैमरे को अपनी हथेली पर मोड़ा। उस गहरे लाल तलाकनामे पर सुनहरे अक्षरों में तलाकनामा शब्द रोशनी में चमक रहा था। मेरी आवाज इतनी शांत थी जैसे मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं, जिसमें एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दिलों को चीर दे। नमस्ते सबको, मैं गू हूं, लू ग्रुप की लू वॉन्टोंग का एक्स हस्बैंड। आज मैं आप सभी से उन अनुभवों के बारे में बात करना चाहता हूं जो मैंने लू के साथ अपनी 3 साल की शादी में सहे हैं। 3 महीने पहले मेरी मां का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें सर्जरी के लिए तुरंत 10 लाख की जरूरत थी। लू वॉन्टोंग ने घर की सारी आर्थिक ताकत एक ऐसे आदमी को सौंप दी जो खुद को बौद्ध अनुयायी बताता था, पेई फैन। जब मैं पैसे के लिए उसके पास गया तो उसने कहा कि शरीर को चीरना प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ है और सर्जरी न करवाना ही बेहतर है। उसने ये भी कहा कि वो अस्पताल जाकर सर्जरी रुकवाएगा, यह दावा करते हुए कि अगर मेरी मां का कर्म साफ नहीं हुआ तो जबरदस्ती सर्जरी कराने से उनकी आत्मा को मोक्ष, प्योर लैंड मिलने में बाधा आएगी। ये बातें बताते समय मेरा पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। मेरी आवाज बार बार गले में फंस रही थी। मैंने अपने फोन पर अस्पताल के पेमेंट रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट खोला। तारीख उसी दिन की थी जब पेई फैन कथित तौर पर अपने बेडरूम में बैठकर मंत्र जप रहा था और प्रार्थना कर रहा था। तब मेरी मां ने इलाज का सबसे महत्वपूर्ण समय खो दिया। इस समय लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कमेंट्स में लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। मेरी मां की मृत्यु के अगले दिन पेई फैन ने मुझसे कहा कि उसने शरीर को स्काई बरियल खुले में छोड़ना के लिए भेज दिया है। ये कहते हुए मेरी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन मैंने फिर भी अपना संयम बनाए रखा। मैंने बताया कि कैसे कम्युनिटी सर्विलांस ने उसे सुबह सुबह मजदूरों के साथ शरीर ले जाते हुए कैद किया था। पड़ोसियों ने भी उसके साथ मेरी बहस सुनी थी। वे सभी रिकॉर्डिंग और सबूत मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। उसकी वजह से मेरी मां के अवशेष अभी भी गायब हैं। लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या तेजी से आसमान छूने लगी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं रोते हुए आगे कहता रहा, मेरी मां की मौत के 7वें दिन मैंने अपने कमरे को सांपों से भरा पाया। ये पेई फैन ही था जिसने उन्हें वहां रखा था, ये कहते हुए कि सांप मुझे मन शांत करने में मदद करेंगे। जब लू वॉन्टोंग वापस आई तो उसने बस मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे जैसे सबूतों के स्क्रीनशॉट एक एक करके दिखाए जा रहे थे, लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या 30 लाख के पार हो गई। मैंने अपना हाथ उठाकर चेहरा पोंछा, जिससे मेरी बाहों के वे घाव भी उजागर हो गए जो अभी तक पूरी तरह भरे नहीं थे।
आधा महीना पहले पेई फैन के जन्मदिन की दावत पर लू वॉन्टांग ने मुझे जी मंदिर जाकर हस्तलिखित हीरक सूत्र डायमंड सूत्रा लाने के लिए मजबूर किया। मैं एक दिन और एक रात घुटनों के बल बैठा रहा और नंगे पैर जलते हुए अंगारों पर चला। मेरे पैर खून से लथपथ थे। जन्मदिन की दावत में पेई फैन ने कहा कि गिद्धों का मंडराना शुभ संकेत है और वो गिद्धों को खिलाने के लिए अपना मांस काटना चाहता था। उन दोनों ने बॉडीगार्ड्स को आदेश देकर मुझे पकड़वाया, मेरा मांस कटवाया और गिद्धों के झुंड की ओर फेंक दिया। एक हफ्ते पहले मैंने चिकन सूप का एक कटोरा पिया था। पेई फैन ने कहा कि मैं हत्या कर रहा हूं और बुरे कर्म कर रहा हूं। लू वॉन्टांग के लौटने के बाद उसने न केवल बॉडीगार्ड से मेरे कुत्ते पिंगान को मरवा दिया, बल्कि मुझे पिंगान के मांस से बना सूप पीने के लिए मजबूर भी किया। मैंने अपने और पिंग की एक फोटो दिखाई। फोटो में एक इंसान और एक कुत्ता कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसे देखकर मैं इतना जोर जोर से रोने लगा कि मेरी सांसें रुकने लगीं। पिंग ने 5 साल तक मेरा साथ दिया, लेकिन लू वॉन्टांग के लिए पेई फैन को खुश करने का जरिया बन गया। आधे घंटे के भीतर लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई। लू वॉन्टांग की क्रूर पत्नी, पेई फैन पाखंडी बौद्ध अनुयायी, लू वॉन्टांग और पेई फैन व्यभिचारी जोड़ा जैसे विषय कई देशों में ट्रेंड करने लगे। कमेंट सेक्शन उन दोनों के लिए गालियों से भर गया था। उसी समय लू ग्रुप के शेयर की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। आधे घंटे में ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। पार्टनर्स ने तुरंत सहयोग रद्द करने के पत्र भेजे। चर्चा की गर्मी को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखकर मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य हासिल हो चुका है। मैं बस पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि ये दोनों कितने दुष्ट हैं। अपनी दिवंगत माँ और उस छोटे से कुत्ते के बारे में सोचकर जो दर्दनाक मौत मरा, मैंने अपने आंसू पोंछे, लाइव स्ट्रीम बंद की और उसके सभी कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया। अपने फोन में सबूतों का बैकअप लेने के बाद मैंने अतीत से जुड़ी सारी सामग्री डिलीट कर दी। अपना सूटकेस घसीटते हुए मैं दक्षिणी तट के एक छोटे से शहर की फ्लाइट में सवार हो गया। जब प्लेन उतरा तो समुद्री हवा की नमकीन और सौंधी महक ने मेरे चेहरे को छू लिया। मैंने एक छोटे बगीचे वाला एक फ्लैट किराए पर लिया। हर दिन मैं घर पर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाता, पौधों की छंटाई करता और पंखुड़ियों पर गिरती धूप को देखता। अंततः मेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो बरसों से खो गई थी। उधर जब लू वॉन्टांग अपने विला में दाखिल हुई तो हवा में अभी भी मेरी मौजूदगी की हल्की सी गंध थी, लेकिन ये जानी पहचानी आत्मीयता तब चकनाचूर हो गई जब बटलर ने उसे फोन थमाया। लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग में जिस शांति और स्पष्टता के साथ मैंने हर घटना का वर्णन किया था, वो उसके गर्व और नियंत्रण की भावना पर किसी बर्फ में डूबे खंजर की तरह वार कर रही थी। झूठ, ये सब मनगढ़ंत है। उसने गुस्से में फोन संगमरमर के फर्श पर दे मारा। स्क्रीन पर पड़ी दरारें उस वक्त उसकी उखड़ती भावनाओं का आईना थीं। स्टडी रूम में कांच टूटने की आवाजें गूंज उठीं। बेशकीमती प्राचीन फूलदान उसके हाथों से फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सीना बुरी तरह धड़क रहा था। वो शांत नहीं हो पा रही थी। उसने ये जानबूझकर किया है। तलाक के बाद भी वो मुझे चैन से नहीं जीने देगा। वो मुझे बर्बाद किए बिना नहीं मानेगा। जब असिस्टेंट घबराते हुए दौड़ा आया तो वो अपना आपा पूरी तरह खो चुकी थी। पीआर टीम को लगाओ। उसकी आवाज में एक कठोर आदेश था। सारी नकारात्मक जानकारी हटा दो। एक बयान जारी करो कि गू शादी से असंतुष्ट होकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमें बदनाम कर रहा है और उसके सारे दावे बेबुनियाद हैं। लेकिन पीआर टीम की कोशिशें जनमत के तूफान के आगे पानी की तरह बह गईं। जैसे ही बयान जारी हुआ, वो लोगों के उपहास में डूब गया। किसी ने मेरे द्वारा दिखाए गए रिकॉर्ड्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए तो किसी ने लाइव स्ट्रीम में सुनाई दी उसकी अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। पोस्ट डिलीट करने की गति नए टॉपिक बनने की रफ्तार से बहुत धीमी थी। यहां तक कि बिजनेस पार्टनर्स ने भी सहयोग रोकने के सख्त पत्र भेज दिए। असिस्टेंट पसीने में तरबतर होकर बोला, प्रेसिडेंट लू, पीआर पूरी तरह विफल हो चुका है। नेटिजन्स सबूत मांग रहे हैं। वो लेदर की कुर्सी पर ढह गई। उसकी उंगलियों के पोर कसने के कारण सफेद पड़ गए थे। वो खिड़की के बाहर के उदास आसमान को घूर रही थी। दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उलझन भी। वो समझ नहीं पा रही थी, वो आदमी जो कभी उसे अपनी बाहों में सुरक्षित रखता था, जिसके लिए उसकी एक शिकन भी दिल तोड़ देती थी, वो इतना निर्मम कैसे हो गया। क्या 3 साल की शादी की कोमलता और त्याग तलाक की नफरत के सामने वाकई इतने तुच्छ थे। जैसे ही वो चिड़चिड़ाहट महसूस कर रही थी, वो पेई फैन सादे लंबे वस्त्र पहने दबे पांव स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। उसे इस बदहाल हालत में देखकर वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में एक बनावटी दर्द था। वॉन्टांग, गुस्सा मत हो। गू ने शायद मुझे गलत समझा है। उसका अभी तलाक हुआ है। वो बहुत आहत है। शायद वो दुख में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। उसे दोष मत दो। उसके हाथ धीरे से उसकी तनी हुई भवों को सहलाने लगे। उसकी आंखों में चिंता थी।
ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने पहले थोड़ा और झुक लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी कमजोरी का ये दिखावा एक अस्थायी ट्रैंक्विलाइजर, शांति की गोली की तरह था, जिसने लू वॉन्टोंग की तनी हुई नसों को थोड़ा ढीला कर दिया। उसने अपना हाथ उठाकर उसके कंधे को थाम लिया और उसकी आवाज में कुछ नरमी आ गई। शायद कुछ दिनों में गू तुम्हारी नेक नियति को समझ जाएगा। लेकिन उसने उसकी नीचे झुकी हुई आंखों में छिपी क्रूरता की झलक नहीं देखी। उस रात जब लू वॉन्टोंग स्टडी रूम में काम करने में व्यस्त थी, पेई फैन ने चुपके से अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाया और धीमी आवाज में निर्देश दिया, मेरे फोन में मौजूद स्काई बरियल वाले वीडियो का बैकअप और अस्पताल के स्टाफ के साथ हुई सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दो। एक भी निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके जाने के बाद उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। मेरे खुलासे के कारण वो डर और घबराहट में था। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की। देर रात जब लू वॉन्टोंग गहरी नींद में थी, वो दबे पांव स्टडी रूम में घुसा। उसने दस्तावेजों वाला फोल्डर ढूंढा और उसके कंप्यूटर पर तेजी से अपनी उंगलियां चलाने लगा। जैसे ही वो उसे पूरी तरह डिलीट करने वाला था, घबराहट में उसका हाथ फिसल गया। उसने एक अटैचमेंट की कॉपी, जिसे डिलीट होना चाहिए था, गलती से क्लाउड बैकअप में ट्रांसफर कर दी। उसे इस बड़ी भूल का पता ही नहीं चला। फाइल गायब हुई देख उसने कंप्यूटर बंद किया और चुपके से बाहर निकल गया। लेकिन अंधेरे कमरे में क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन पूरा होने का एक हल्का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमक उठा। अगली सुबह जब उसने देखा कि सार्वजनिक राय, पब्लिक ओपिनियन में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो उसने झुंझलाहट में अपनी कनपटी मली। वो जिनसिंग की चाय का एक गर्म कप लेकर आया और कोमलता से सलाह दी, क्यों न हम अभी ऑनलाइन चल रही बातों को नजरअंदाज करें, लोग खुद बखुद भूल जाएंगे। कुछ देर बाद उसने चाय का कप ले लिया। उसके मन में पेई फैन को लेकर चल रही संदेह थोड़ी देर के लिए दब गए। उसने गिरते हुए शेयरों के नुकसान के बारे में सोचा, बिगड़े हुए प्लान्स के बारे में सोचा, और मेरे प्रति उसकी नफरत थोड़ी और गहरी हो गई। वो कप के पेंदे को घूरते हुए खुद से बुदबुदाई, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हमारे 3 साल के प्यार की कोई अहमियत नहीं है? मेरा नाम सुनते ही पेई फैन का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उस समय क्लाउड सिस्टम में गलती से सेव हुई वे फाइलें एक प्लांट किए गए बम की तरह थीं, जो भविष्य के किसी खास पल का इंतजार कर रही थीं, ताकि पेई फैन द्वारा बनाई गई धोखे की दुनिया को पूरी तरह बिखेर सकें। दक्षिणी तटीय शहर की हवा में हमेशा एक नमकीन और गर्म एहसास होता है। अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठकर मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मैंने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैंने तलाक के बाद बचे हुए पैसों से सड़क के कोने पर एक छोटा सा फूलों का बगीचा दुकान खोल ली है। कांच के दरवाजे पर हाथ से बुनी हवा की घंटियां, विंड चाइम्स लटकी हैं। दरवाजा खोलते ही जो मधुर आवाज आती है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दुकान में लू परिवार के विला जैसे कीमती और विदेशी पौधे नहीं हैं, बस कुछ सुखद तरीके से उगने वाले रसीले सक्यूलेंट्स पौधे हैं। हर सुबह मैं फूल मंडी जाता हूँ, ताजे फूल चुनता हूँ और वापस आकर उनकी टहनियों और पत्तों को छांटना, गुलदस्ते सजाना, इसमें मैं कभी नहीं थकता। कभी लू परिवार में पानी का गिलास भी नौकर लाते थे। मुझे जो खाना होता था बस बटलर को बता देता था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से क्यों न मंगवाना पड़े। लेकिन अब मैं फूलों के कांटों से बचने के लिए दस्ताने पहनता हूँ। थकने पर खिड़की के पास रतन की कुर्सी पर बैठता हूँ, गर्म नींबू पानी पीता हूँ और सड़क पर धीरे धीरे चलते राहगीरों को देखता हूँ। इस जीवन में अतीत जैसा ऐशो आराम और विलासिता तो नहीं है, लेकिन इसने मेरी उन नसों को धीरे धीरे रिलैक्स कर दिया है जो 3 साल से तनाव में थीं। अब रात को मुझे आखिरकार अच्छी नींद आती है। इन दिनों लिन चांग नाम की एक नियमित ग्राहक है जो अक्सर दुकान पर आती है। वो पहली बार एक वीकेंड की दोपहर को मेरी फूलों की दुकान पर आई थी। उसने एक साफ सफेद शर्ट पहनी थी जिसकी आस्तीनें उसकी कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी कलाइयां साफ दिख रही थीं। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आई, हवा की घंटियां बज उठीं। नमस्ते, मुझे सूरजमुखी सनफ्लावर्स का एक गुलदस्ता चाहिए। उसकी आवाज कोमल थी। उसकी नजरें दुकान में भरे फूलों पर घूमते हुए आखिरकार मुझ पर टिकीं, जो नीचे झुककर गुलाबों की छंटाई कर रहा था। आपकी दुकान में फूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं अस्पताल के डिपार्टमेंट में बीमार बच्चों के लिए एक गुलदस्ता लेना चाहती हूँ। उन्हें ये बहुत पसंद है। मैंने ऊपर देखा, एक पल के लिए ठिठका और फिर सिर हिलाया। ठीक है, एक पल रुकिए। मैं फूल लेने के लिए मुड़ा। मेरी उंगलियों का सिरा गलती से गुलाब के कांटों में चुभ गया। एक चमकीली लाल खून की बूंद तुरंत रिसाई। मैं अनजाने में ही अपनी जगह पर जम गया। उसे लापरवाही से पहुंचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। हिलो मत। वो तेजी से मेरी ओर आया और अपनी सफेद कोट की जेब से आयोडीन की एक छोटी बोतल और एक बैंडेड निकाला। जब वो नीचे झुका तो उसमें से कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट की हल्की महक आ रही थी, लेकिन वो अप्रिय नहीं थी। एक पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखता हूँ। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्यों घबराया हुआ था। उसने बस सावधानी से मेरी उंगली के सिरे को पकड़ा, रुई के फाहे को आयोडीन में डुबोया और धीरे से पोंछा। उसकी हरकतें उतनी ही कोमल थीं जैसे किसी नाजुक पंखुड़ी की देखभाल कर रहा हो। मैं पत्थर की तरह स्थिर खड़ा था
उसके उस गंभीर चेहरे को देख रहा था जब वो घाव का इलाज कर रहा था। मेरी धड़कनें बेवजह तेज हो गईं। पिछले आधे साल से मैं लू वॉन्टांग की बनावटी कोमलता के भ्रम में फंसा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कभी इतनी बारीकी से परवाह नहीं दिखाई थी। हो गया, उसने बैंड एड लगाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसकी नजरें उस गुलदस्ते पर पड़ीं जिसे मैंने अभी सजाया था। दुकान में फूल बहुत सुंदर हैं, खासकर जब तुम उन्हें सजाते हो। उसने मुझे घाव की देखभाल के लिए कुछ चीजें याद दिलाईं, फिर सूरजमुखी ली, पैसे चुकाए और धीरे से अलविदा कहा। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी उंगलियों पर अभी भी उसके स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही थी। अगले कुछ हफ्तों में वो हर हफ्ते समय से सूरजमुखी खरीदने आने लगा। कभी कभी हम कुछ बातें कर लेते। विषय हमेशा छोटे शहर के मौसम के इर्द गिर्द घूमते। समुद्र के किनारे आज हवा तेज है। दुकान बंद करते समय खिड़कियां ठीक से बंद करना याद रखना। कभी कभी वो अस्पताल की दिलचस्प बातें मुझसे शेयर करता। कल एक छोटे बच्चे ने नर्स स्टेशन पर एक सूरजमुखी लगाया और कहा कि वो चाहता है कि नर्स दीदी हमेशा खुश रहें। कभी कभी वो मुझे समुद्र के किनारे का नज़ारा देखने के लिए भी आमंत्रित करता। शाम को समुद्र के किनारे जाने पर आप बहुत सुंदर सूर्यास्त देख सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो कभी जाकर देखना। उसने कभी मुझसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए, नहीं मेरे निजी मामलों में झांका। बिल्कुल एक नियमित ग्राहक की तरह, जीवन की छोटी छोटी गर्माहट साझा करते हुए उसने धीरे धीरे मेरी रक्षात्मक दीवार को गिरा दिया। एक बार जब वो फूल खरीदने आया तो मैंने खुद पहल की। आज एक छोटे बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से छोटे गुलदस्ते में डेजीज खरीदे, ये कहते हुए कि वो अपनी माँ को देना चाहता है, और ये भी कहा कि उसकी माँ जब फूल देखेगी तो गुस्सा नहीं होगी। ये कहते हुए मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान थी और मेरी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। वो अपनी जगह पर रुक गया, ध्यान से मेरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारे डिपार्टमेंट में एक छोटी लड़की है जो कभी इलाज में सहयोग नहीं करती थी जब तक कि मैंने उसे एक सूरजमुखी नहीं दिया। उसके बाद ही वो दवा लेने को तैयार हुई। कल वो डिस्चार्ज हो गई और उसने खास तौर पर एक सूरजमुखी का चित्र बनाकर मुझे दिया और कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपनी माँ के साथ आपकी दुकान पर फूल खरीदने आऊंगी। कांच की खिड़की से छनकर आती धूप हम दोनों के बीच गिर रही थी। हवा फूलों की ताज़ी खुशबू और एक हल्की गर्माहट से भरी थी। मैंने उसकी सौम्य आंखों में देखा और अचानक महसूस हुआ कि शायद मुझे हमेशा अतीत की परछाइयों में जीने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा तटीय शहर, ये छोटी सी फूलों की दुकान और मेरे सामने खड़ा ये व्यक्ति जो मेरी छोटी छोटी बातें सुनने को तैयार है, धीरे धीरे उन चीजों को जोड़ रहे हैं जिनकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक ऐसा जीवन जो वाकई मेरा अपना है। जब वो गया तो हवा की घंटियां फिर बज उठीं। मैंने उसकी पीठ को गली के मोड़ पर गायब होते देखा, नीचे देखा और अपने हाथ पर लगे बैंडेड को छुआ, फिर मुड़कर गुलदस्ते सजाने लगा। मेरे होठों पर आई मुस्कान पहले से कहीं अधिक सच्ची थी। उस छोटे से तटीय शहर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश अप्रत्याशित थी। मटर के दानों जितनी बड़ी बूंदें फूलों की दुकान के कांच पर टकराकर छोटी छोटी छींटें उड़ा रही थीं। जमीन पर फूल बहकर नालियों में जमा होने लगे थे। दुकान बंद करते समय मुझे याद आया कि मैं छाता भूल गया हूँ। दरवाजे पर खड़ा मूसलाधार बारिश को देखते हुए मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय गाड़ी मिलना मुश्किल था। बारिश में भागकर जाने से पक्का सर्दी लग जाएगी। मैं अपनी बाहें लपेटे बस ये सोच ही रहा था कि क्या बारिश कम होने का इंतजार करूं कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, छाता नहीं लाए? मैंने मुड़कर देखा, वो सफेद कोट पहने था, हाथ में छाता लिए हुए। बारिश के कारण उसके माथे के बाल थोड़े गीले हो गए थे। वो अभी अस्पताल में ओवरटाइम करके निकला था और फूलों की दुकान के पास से गुजरते हुए उसने मुझे मुश्किल में देख लिया। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने छाता मेरी ओर बढ़ा दिया। जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छुईं तो उनमें बारिश के बाद की एक ठंडी सहरन थी। ये छाता तुम ले लो, मुझे आज रात अस्पताल में ओवरटाइम के लिए वापस जाना है। मैं दौड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो एक कदम पीछे हट गया। उसके कंधों पर बारिश की बूंदें गिर चुकी थीं, जिससे कपड़े का एक हिस्सा गहरा भीग गया था। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैंने जल्दी से छाता वापस धकेला, लेकिन उसने मेरा हाथ नीचे दबा दिया। ठीक है, मेरी सेहत अच्छी है। वो मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तुम इसे ले लो। जब कल फूल खरीदने आना तब मुझे लौटा देना। इतना कहकर मेरे मना करने का इंतजार किए बिना वो मुड़ा और बारिश में दौड़ पड़ा। उसकी सफेद आकृति घनी बूंदों के बीच जल्द ही धुंधली हो गई। मैं उस छाते को पकड़े दरवाजे पर खड़ा रहा, उसकी पीठ को गली के मोड़ पर गायब होते हुए देखता रहा। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने धीरे से मेरे दिल को छुआ हो, गर्माहट और पिघलने जैसा। अगली सुबह जब वो सूरजमुखी खरीदने आया तो मैंने दुकान में पहले ही गर्म अदरक की चाय बना ली थी। मैंने अदरक की चाय वाला थर्मस उसे पकड़ाया। मेरी उंगलियां थोड़ी गर्म थीं। कल के छाते के लिए शुक्रिया। बारिश में दौड़कर जाने की वजह से आप पक्का जम गए होंगे। इसे पी लीजिए, इससे सर्दी दूर हो जाएगी। वो एक पल के लिए ठिठका। जब उसने थर्मस लिया तो उसकी हथेली से एक गर्म एहसास मिला।
उसने ढक्कन खोला और अदरक की चाय की खुशबू फैल गई। उसने एक छोटी सी चुस्की ली और गर्माहट उसके गले से होती हुई सीधे दिल तक पहुंच गई। शुक्रिया, ये बहुत अच्छी है। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा, उसकी आंखों में छिपी मुस्कान के साथ कहा, हॉस्पिटल की कैंटीन की अदरक वाली चाय से तो ये कहीं बेहतर है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने सामने रखे डेजी के फूलों को सजाने लगा, लेकिन मेरे होठों के कोने अनजाने में ही थोड़े ऊपर उठ गए। वीकेंड पर उसने मुझे समुद्र के किनारे सैर पर चलने का निमंत्रण देने के लिए मैसेज किया। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर मान गया। मैंने हल्के कपड़े पहने। जब मैं तय जगह पर पहुंचा तो वो पहले से ही समुद्र तट पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में 2 आइसक्रीम कोन थे। तुम्हारे लिए वनीला फ्लेवर। उसने कोन आगे बढ़ाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। हम धीरे धीरे तट के किनारे चलने लगे। लहरें बार बार हमारे टखनों को भिगो रही थीं, जिनमें हल्की ठंडक थी। वो कभी कभार अस्पताल की मजेदार बातें बताता, जैसे कौन सा बच्चा तकिए के नीचे चोरी छिपे टॉफी छिपाता था और नर्स द्वारा पकड़े जाने पर कितनी मासूमियत से अपना बचाव करता था, या कैसे डिपार्टमेंट की नर्सों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के लिए चुपके से सरप्राइज तैयार किए थे। मैं चुपचाप सुनता रहा और कभी कभार कुछ बातें जोड़ देता। धीरे धीरे मेरा मन हल्का हो गया। कुछ चट्टानों के पास पहुंचकर मैं अचानक रुक गया। मेरी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। मेरी आवाज में एक अनकही सहरन थी। मेरी माँ को समुद्र बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो वो मुझे समुद्र किनारे सूर्यास्त दिखाने लाएंगी। ये पहली बार था जब मैंने खुद से अपनी माँ का जिक्र किया था। समुद्र की हवा के झोंकों के साथ मेरे दिल की गहराइयों में दबी यादें और तड़प बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझे टोका नहीं, बस अपनी गति धीमी कर ली, मेरे साथ चट्टान के पास खड़ा रहा और चुपचाप सुनता रहा। जब मेरी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई तो उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, उसका लहजा कोमल लेकिन दृढ़ था, तुम्हारी माँ जरूर चाहती होंगी कि तुम अच्छे से जियो। उनकी उम्मीदों को लेकर चलो और हर सूर्यास्त को जी भरकर देखो। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन किसी गर्म धारा की तरह मेरे दिल की गहराइयों में जमी हर सिलवट को उसने मिटा दिया। मैंने अपना सिर घुमाया और उसकी गंभीर आंखों में देखा। मेरी आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद से वो अपनी छुट्टी के दिनों में अक्सर मुझे बाहर चलने के लिए बुलाने लगा। हम पार्क में कबूतरों को दाना खिलाने जाते, देखते कि कैसे सफेद कबूतरों का झुंड हमारे पैरों के पास आकर दाना चुगता। मैं कभी कभी उसे चिढ़ाता, ये कबूतर भी तुमसे ज्यादा खाने के शौकीन है। हम कोने वाली किताबों की दुकान पर भी जाते, दोनों हाथ में एक एक किताब लिए खिड़की के पास बैठते, कभी कभी ऊपर देखते और एक दूसरे की आंखों में झांक लेते। हम एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ सकते थे। कभी कभी वो फूलों की दुकान पर मेरी मदद करने आता, मेरे साथ नए गुलदस्ते सजाने के तरीके खोजता। उसने मुझसे कहा, गुलाब के साथ बेबीज ब्रेथ मिलाना प्रेमी के लिए सबसे उपयुक्त है, बहुत कोमल और रोमांटिक। मेरे चेहरे पर मुस्कान अब और भी ज्यादा रहने लगी थी। मेरी आंखों की गहराइयों में छिपा वो अंधकार भी धीरे धीरे छंटने लगा था। मैंने अब उसके साथ दुकान की छोटी छोटी बातें साझा करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मैं उन डेसर्ट्स मिठाइयों के बारे में भी बात करने लगा जो मैंने अभी अभी सीखी थीं। कल मैंने कुकीज बनाना शुरू किया था, अगली बार तुम्हारे लिए लाऊंगा चखने के लिए। हमारे बीच का माहौल अब और भी करीब होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य धागा हमें एक दूसरे से मजबूती से बांध रहा हो। एक शाम जब वो मुझे फूलों की दुकान तक छोड़ने आया तो मुझे गुलदस्ते सजाते देख उसने मेरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या मैं भविष्य में अक्सर तुम्हारी दुकान संभालने में मदद करने आ सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा और उसकी कोमल आंखों से मेरी नजरें मिली। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जरूर। दरवाजे पर हवा की घंटियां धीरे से बजीं। सूर्यास्त की लाली हम पर बिखर गई, हमारी परछाइयां बहुत लंबी हो गईं। हवा फूलों की ताजी खुशबू और एक हल्की सी मिठास से भर गई थी। लू ग्रुप के मीटिंग रूम में सन्नाटा इतना दमघोटू था कि उसे महसूस किया जा सकता था। पार्टनर प्रतिनिधियों ने लू वॉन्टोंग के सामने सहयोग निलंबित करने के दस्तावेज रख दिए। उनका लहजा सख्त था। प्रेसिडेंट लू, उस लाइव स्ट्रीम की घटना ने हमारे ब्रांड की साख को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यदि आप कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकती तो हमें सारा सहयोग समाप्त करना होगा। वो मेज के सिरहाने बैठी थी, उसकी उंगलियां अनजाने में ठंडी मेज को रगड़ रही थीं। उसका चेहरा भयानक रूप से उदास था। स्टॉक की कीमतें लगातार गिर रही थीं। सिर्फ एक हफ्ते में अरबों की बाजार पूंजी वाष्पित हो गई थी। कंपनी के भीतर डर फैल गया था और बाहरी संदेह ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। उसने सोचा था कि मेरी लाइव स्ट्रीम सिर्फ एक क्षणिक तमाशा है और जनमत को दबाते ही सब शांत हो जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खराब थी। मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस लौटी और चिड़चिड़ाहट में अपना कोट उतार फेंका। एक तरफ कंपनी के मामलों की हताशा थी तो दूसरी तरफ मेरे जाने के बाद पैदा हुआ एक अजीब सा खालीपन। उसने अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम की रिप्ले खोली। स्काई बरियल के बारे में मेरे शांत वर्णन का दृश्य फिर से सामने आया। मेरे आंसू बहाने का तरीका उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे अचानक याद आया कि तब पेई फैन का लहजा कितना करुणा से भरा था। उसने कहा था कि बुद्ध ने उसे माफ कर दिया है।
कि मेरी माँ साफ सुथरे तरीके से विदा हुई है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे द्वारा बताए गए विवरणों में एक ठंडी सच्चाई थी। दोनों के बीच के विरोधाभास ने उसे पहली बार पेई फैन पर संदेह करने के लिए मजबूर किया। असंभव, उसने खुद से बुदबुदाया, लेकिन वो अपने दिल की गहराइयों में उठ रहे संदेह को दबा नहीं पाई। पेई फैन इतना दयालु है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा कहने के बावजूद उसने फोन उठाया और असिस्टेंट को कॉल किया। पेई फैन के अतीत की जांच करो, जितनी विस्तृत जानकारी हो सके उतनी दो, खासकर 3 साल पहले के उसके अनुभव और गू की मां के एक्सीडेंट वाले दिन उसकी हर गतिविधि और कॉल लॉग्स चाहिए। असिस्टेंट बहुत कुशल था। 3 दिन बाद एक मोटी जांच रिपोर्ट उसके सामने रखी थी। जब उसने रिपोर्ट खोली तो उसकी उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि उसका जन्म किसी बौद्ध परिवार में नहीं हुआ था और तथाकथित आध्यात्मिक अनुभव पूरी तरह मनगढ़ंत थे। 3 साल पहले लिन सिटी में मंत्र जाप और आपदा निवारण के नाम पर उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ठगा था। उसके खिलाफ आज भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड मौजूद है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन मेरी मां का एक्सीडेंट हुआ था, उसने अस्पताल के डायरेक्टर को 2 बार कॉल किया था। मिसेज गू की सर्जरी, मेरे लिए उसे टालने का कोई रास्ता निकालो। एक जोरदार धमाके के साथ उसने अपना मुक्का मेज पर दे मारा। रिपोर्ट पर लिखे शब्दों को देखते हुए उसके मन में उसकी सामान्य, सौम्य और करुणामयी छवि उभर आई। लेकिन इन ठंडे सबूतों के साथ तुलना करते ही उसे घिन आने लगी। उस रात वो हमेशा की तरह चाय लेकर स्टडी रूम में आया, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। वो सोफे पर बैठी थी और बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उसे देख रही थी। वॉन्टोंग, क्या हुआ? क्या कंपनी के काम की वजह से तुम परेशान हो? वो आगे बढ़ा, उसे हमेशा की तरह बाहों में भरने के लिए, लेकिन उसने अपना रुख बदल लिया और वो बच गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बेतहाशा अंदाज में पूछा, इन सालों में हम नहीं मिले, तुम अपनी साधना कहाँ कर रहे थे? उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट कौंधी, चाय पकड़े हाथ हल्के से कांपने लगे। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका लहजा धुंधला था। वो सब अतीत की बात है, अब उस बारे में बात न करें। उसके इस दोषी चेहरे ने लू वॉन्टांग के संदेह की पुष्टि कर दी। उसने आगे कोई दबाव नहीं डाला, बस ठंडे स्वर में कहा, सामान वहीं रख दो, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। उसने उसके उदासीन चेहरे को देखा। उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई और पूछने की हिम्मत न जुटाकर वो चुपचाप सामान रखकर मुड़ गया। उसके जाने के बाद लू वॉन्टांग ने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजा, पेई फैन के अतीत के हर अनुभव की और गहराई से जांच करो। आधी रात को जब वो स्टडी रूम में अकेली बैठी थी, उसने पुराने फोटो एल्बम निकाले। तस्वीरों में मैंने सफेद सूट पहन रखा था और मैं मुस्कुरा रहा था, जबकि वो मेरा हाथ थामे हुए थी और उसकी आंखों में गहरा प्यार था। यात्राओं की भी तस्वीरें थीं। मैं उसके कंधे पर हाथ रखे सूर्यास्त देख रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। एक तस्वीर में मैं उसके लिए हैंगओवर सूप बना रहा था। भाप के कारण मेरे गाल लाल थे। खुशियों भरे पलों का एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने फ्लैश हुआ और उसके बाद जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रहा था। मैंने आखिर क्या किया? उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। उसे मेरी पुरानी अच्छाइयां याद आने लगीं। कैसे मैंने कभी उसके गुस्से की परवाह नहीं की, हमेशा चुपचाप उसका ख्याल रखा। जब वो बीमार थी तो मैं बिना पल के झपकाए पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा, यहां तक कि उसके करियर को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपना पसंदीदा सब्जेक्ट तक छोड़ दिया था। लेकिन उसने उसके मुखौटे के धोखे में आकर खुद ही हमारी शादी तबाह कर दी। उसने खुद अपने हाथों से उस आदमी को मौत के मुहाने पर धकेल दिया जिसके दिल और आंखों में सिर्फ वही बसी थी। पछतावे की लहर ने उसे डुबो दिया। उसने अपना फोन उठाया, मेरा नंबर ढूंढा, उसकी उंगली कॉल बटन पर मंडराई, लेकिन वह उसे दबाने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो जानती थी कि उसने जो नुकसान पहुंचाया है उसे एक साधारण सॉरी से ठीक नहीं किया जा सकता। खिड़की के बाहर से आती चांदनी ने स्टडी रूम में रखे फोटो एल्बम को रोशन कर दिया और उसकी आंखों के दर्द और निराशा को भी उजागर किया। इस घटना के बाद उसने मुझे खोजने का फैसला किया, लेकिन मेरे असिस्टेंट द्वारा मेरा पता लगाने तक मैंने बहुत पहले ही उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिलीट कर दी थी। कंपनी के मामलों को व्यवस्थित करने का समय भी उसने नहीं निकाला। जिस पल उसे मेरा पता चला, वो पछतावे से भरा दिल लिए हड़बड़ी में उस छोटे से तटीय शहर की ओर दौड़ पड़ी। अपने प्राइवेट जेट की खिड़की के पास बैठी वो अपनी उंगलियों से बार बार अपने फोन की लॉक स्क्रीन को सहला रही थी, जिसमें हमारी एक साथ वाली फोटो थी। उसने हमारे मिलन के दृश्यों की कल्पना अनगिनत बार अपने मन में की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना पीड़ादायक दृश्य होगा। फूलों की दुकान के बाहर सड़क के कोने पर खड़ी होकर उसने मुझे दूर से देखा। मैंने एप्रन पहन रखा था और मैं एक महिला के साथ गुलदस्ते सजा रहा था। वो महिला साफ सफेद शर्ट पहने थी, वही पीडियाट्रिशियन लिन चांग्यू जिसका जिक्र असिस्टेंट ने किया था। वो अपने हाथ में सूरजमुखी का एक गुलदस्ता पकड़े हुए थी। न जाने उसने क्या कहा। मैंने अपना सिर झुकाया और हंस पड़ा। धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुस्कान इतनी कोमल और सच्ची थी
जो उसने हमारे वैवाहिक जीवन के अंतिम दिनों में कभी नहीं देखी थी। उस पल अत्यधिक जलन की भावना बेलों की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गई, जिससे वो लगभग अपना आपा खो बैठी। वो तेजी से आगे बढ़ी, राहगीरों की परवाह किए बिना, और मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। गू! अचानक आई आवाज से मैं चौंक गया और मेरे हाथ में मौजूद गुलाब की टहनी जमीन पर गिर गई। जब मैंने साफ देखा कि वो कौन है तो मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरी आंखों में ऐसी ठंडक आ गई मानो बर्फ की कोई परत जम गई हो। मैंने जोरदार झटके के साथ उसका हाथ दूर फेंका, जिसने उसे एक पल के लिए हक्का बक्का कर दिया। लू वॉन्टोंग, तुम यहां आकर क्या साबित करना चाहती हो? मेरी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी, जिसमें गर्माहट का एक कतरा भी नहीं था। हमारा तलाक हो चुका है, मुझे परेशान करना बंद करो। इतना कहकर मैं मुड़ा और लिन चांग्यू का हाथ थामकर तेजी से फूलों की दुकान के अंदर चला गया और अंदर से सामने का दरवाजा लॉक कर दिया। लिन चांग्यू ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरे हाथ के पिछले हिस्से को धीरे से थपथपाया, जैसे चुपचाप मुझे सांत्वना दे रही हो। वो बाहर लॉक हो गई थी, कांच के दरवाजे के पीछे मेरे उदासीन चेहरे को देख रही थी। उसका दिल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से जकड़ लिया हो। उसे इतनी चोट पहुंच रही थी कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। गू, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे पेई फैन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? वो बार बार दरवाजा खटखटाती रही, बार बार माफी मांगती रही। उसकी आवाज पहले की उत्सुकता से बदलकर फटी हुई और भारी हो गई। राहगीर उसे देख रहे थे, उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो बस जिद के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी रही, इस उम्मीद में कि शायद मैं उसे एक बार और देख लूं। हालांकि फूलों की दुकान का दरवाजा मजबूती से बंद रहा और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। समय धीरे धीरे दोपहर से शाम की ढलानों की ओर बढ़ने लगा। ढलते सूरज ने उसकी परछाई को बहुत लंबा कर दिया, जिससे वो बेहद दयनीय लग रही थी। लगातार दरवाजा खटखटाने से उसके हाथ लाल और सूज गए थे और उसका गला इतना दुख रहा था कि वो मुश्किल से बोल पा रही थी। लेकिन दरवाजे के पीछे वाले व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं की। जब मैं काम खत्म करके घर जाने के लिए निकला तो उसने फिर से आगे बढ़ने की सोची, लेकिन लिन चांग्यू ने उसे रोक दिया। मिस लू, कृपया यहां से चली जाइए। लिन की आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़। गू आपको नहीं देखना चाहते। इस तरह परेशान करने से उन्हें सिर्फ और अधिक असहजता होगी। उसने देखा कि कैसे लिन चांग्यू सुरक्षात्मक तरीके से मेरे सामने खड़ी थी और फिर मेरी उन लगातार ठंडी आंखों में देखा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने बहुत पहले ही मेरे करीब आने का अपना हक खो दिया है। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पाया कि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में वो बेबस होकर हमें एक साथ जाते हुए देखती रही। हमारी पीठ धीरे धीरे सड़क के उस मोड़ पर ओझल हो गई। रास्ते भर में पूरी तरह चुप रहा। मेरी उंगलियों की सिहरन अभी भी थोड़ी बाकी थी। लिन चांग्यू ने मेरे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं किए, बस अपनी गति धीमी कर ली और मेरे साथ धीरे धीरे चलने लगी। जब हम मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे तो वो रुक गई और कोमलता से बोली, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। चाहे वो मिस लू का मामला हो या कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने ऊपर देखा, उसकी सौम्य आंखों को निहारा और मेरे दिल की वो झील जो लू वॉन्टोंग की वजह से अशांत थी, धीरे धीरे शांत होने लगी। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मैंने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया चांग्यू। मुझे अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए देखते हुए वो वहीं खड़ी रही और जब मैं अंदर चला गया तभी वो वहां से मुड़ी। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा, हाथ में गर्म दूध का कप लिए उसे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दूर जाते हुए देखता रहा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी के द्वारा सुरक्षित महसूस किया जाना कितना सुकूनदेह होता है। मेरे दिल के एक कोने में भविष्य की उम्मीदों के साथ कुछ नया पनप रहा था। मुझे देखने के बाद उसके दिल में छिपी तड़प जैसे जाग उठी थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि शुरू से अंत तक वो केवल मुझसे ही प्यार करती थी। वो फूलों की दुकान के सामने वाली ब्रेकफास्ट शॉप के सामने खड़ी थी, हाथ में ताज़ा गर्म दलिया और बन लिए। उसकी आंखें दुकान के बंद दरवाजे पर टिकी थीं। पिछली बार ठुकराए जाने के बाद से वो बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करने लगी थी जैसे शुरुआत में मुझे पाने के लिए करती थी। हर दिन वक्त पर यहां आना और अनाड़ीपन से मुझे वापस पाने की कोशिश करना। जब मैंने दुकान का दरवाजा खोला और बाहर निकला तो मैंने यही नजारा देखा। उसने महंगे होट कोचर सूट पहन रखे थे, लेकिन हाथों में सस्ता नाश्ता लिए वो सड़क के किनारे खड़ी थी, जो बहुत बेतुका लग रहा था। मेरी भौहें तुरंत तन गईं, मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने बिना रुके सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। गू, नाश्ता अभी भी गर्म है, काम शुरू करने से पहले थोड़ा खा लो। वो जल्दी से मेरे पीछे आई। उसकी आवाज में मुझे खुश करने की एक बेताब कोशिश थी। मेरे कदम नहीं रुके, मैंने बस पीछे मुड़कर एक ठंडा वाक्य कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लू को अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। यहां आकर समय बर्बाद मत करो।
आने वाले दिनों में वो हर दिन समय की पाबंदी के साथ आती रही। सुबह नाश्ता लाती, रात को दुकान के बाहर देर रात के स्नैक्स लेकर इंतजार करती। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि फूलों की दुकान में नए आए फूलों के बक्से शिफ्ट करने हैं, तो उसने अपने सूट की परवाह किए बिना खुद आगे बढ़कर भारी कार्डबोर्ड बक्से उठाने शुरू कर दिए। फर्श पर दाग देखकर वो चुपचाप पोछा उठाने लगती। चाहे वो कुछ भी करती, मैं उसे हमेशा अनदेखा कर देता। एक अतिरिक्त शब्द बोलने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, जब तक कि एक शाम लिन चांग्यू सूरजमुखी खरीदने नहीं आई। उसने उसे बाहर भटकते हुए देख लिया। मैं बहुत खराब मूड में गुलदस्ते सजा रहा था। लिन चांग्यू मेरे पास आई और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखों में थकान थी। क्या तुम उसे यहां आने से रोक सकती हो? मैं उसे नहीं देखना चाहता। लिन चांग्यू उसकी ओर मुड़ी। क्या तुमने गू की बात नहीं सुनी? वो तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम्हारा यहां आना केवल उसकी परेशानियों को बढ़ाता है और उसे तुमसे और भी घिन आती है। उसका चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन अंत में उसने कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप वहां से चली गई। उस रात मुझे आखिरकार उस दमघोंटू साये का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे दिल को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसने सचमुच हार नहीं मानी थी। कुछ दिन बाद उस छोटे से शहर में तूफान आ गया। मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं घर घर चिल्ला रही थीं। मैं दुकान में गुलदस्ते सजा रहा था कि अचानक मुझे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सड़क की ओर वाला कांच का दरवाजा हवा के दबाव से टूटकर बिखर गया। बारिश का पानी दुकान में भर गया और सारे फूल फर्श पर फैल गए। मैं बेतहाशा उस गैप को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा मुझे बार बार पीछे धकेल रही थी। उसी पल दुकान का दरवाजा जोर से खुला। वो अंदर दौड़ी आई, पूरी तरह भीगी हुई। उसकी शर्ट बारिश से तर थी, जो उसकी त्वचा से चिपक गई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज में थोड़ी हैरानी थी, लेकिन उससे ज्यादा विरोध। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे कांच के टूटे दरवाजे की ओर भागी और बहते हुए पानी को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने लगी। जल्दी करो, फूलों को अंदर ले आओ, इन्हें बारिश से बर्बाद मत होने दो। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ कट गए थे। खून बारिश के पानी में मिलकर उसकी उंगलियों से टपक रहा था और उसकी सफेद शर्ट की आस्तीन को लाल कर रहा था, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो अभी भी गुलदस्तों को बचाने में जुटी थी। मैं उसकी व्यस्त आकृति को देखता रहा और एक पल के लिए मुझे कॉलेज के दिनों का वो अपहरण का हादसा याद आ गया। तब भी वो बिल्कुल ऐसे ही आई थी, चोटों से लथपथ, जिसकी आंखों में सिर्फ मेरी सुरक्षा का ख्याल था। लेकिन अगले ही पल वे बुरी यादें मेरे दिल में बुरी तरह उमड़ पड़ीं। उसकी इस बेपरवाह हालत को देखकर मुझे अचानक घिन आने लगी। मेरा पेट बुरी तरह मथने लगा। तब वो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी, लेकिन बाद में उसने उसी इंसान पेई फैन के लिए मुझे हर तरह के अपमान से गुजारा था। ये अच्छाई कुछ और नहीं, बस उसकी दया का एक क्षणिक दिखावा थी। एक बार जब नयापन खत्म हो गया तो सिर्फ क्रूरता बची थी। बस करो, बाहर निकलो, मैं अचानक चिल्लाया। मेरी आवाज में एक दबा हुआ कंपन था, लेकिन वो बेहद दृढ़ थी। उसकी हरकतें तुरंत थम गईं। वो मुड़ी, उसका चेहरा बारिश और धूल से सना हुआ था। उसकी आंखों में हैरानी थी। गू, तुम्हें क्या? मैंने व्यंग्य किया। मेरी आंखें दर्द से भरी थीं। लू वॉन्टोंग, क्या तुम्हें याद है कि तब तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? तुमने मुझे सांपों से कटवाया, मुझे गिद्धों को खिलाने के लिए अपना मांस काटने पर मजबूर किया, मुझे पिंगान का सूप पीने के लिए मजबूर किया, और जब मेरी मां मर रही थी तब तुमने पेई फैन को सर्जरी रोकने में मदद की थी। अब तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मेरी आवाज और अधिक उत्तेजित हो गई। मेरी आंखों में बेकाबू आंसू आ गए, लेकिन अब ये भावुकता के कारण नहीं, बल्कि गुस्से और घृणा के कारण था। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम मेरे साथ किए गए उन पापों की भरपाई कर सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूं, असंभव। तुमने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसे इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगा। उसने मेरे आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा हाथ थामना चाहा, लेकिन मैंने उसे जोर से झटक दिया। मुझे मत छुओ। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरी आंखों में पूरी तरह घृणा थी। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। यहां से तुरंत निकल जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। वो अपनी जगह पर खड़ी रही, मेरी दृढ़ आंखों को देखती रही, और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से जो प्यार तबाह किया था, उसे अब चाहे कुछ भी कर ले, कभी नहीं बचाया जा सकता। बारिश का पानी लगातार अंदर आ रहा था, उसके कपड़े भिगो रहा था और उसकी उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा रहा था। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाही, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो बेबस होकर देखती रही कि कैसे मैं मुड़ा और अंदर वाले कमरे में चला गया, बिना पीछे मुड़े। वो भारी कदमों से लड़खड़ाती हुई बदहाल हालत में फूलों की दुकान से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर तूफान अभी भी चीख रहा था, लेकिन वो उसके दिल के पछतावे और निराशा को अब नहीं उड़ा सकता था। लू वॉन्टांग अपनी सुध बुध खोए विला लौटी। जैसे ही वो बैठी,
असिस्टेंट एक टैबलेट लिए गंभीर चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। प्रेसिडेंट लू, हमें कंपनी के क्लाउड से कुछ फाइलें मिली हैं जिन्हें गलती से पेई फैन ने सेव कर दिया था। लू वॉन्टोंग ने टैबलेट लिया। स्क्रीन पर जो पहली चीज दिखी वो एक वीडियो था। वीडियो में पेई फैन सादे लंबे वस्त्र पहने सुनसान स्काई बरियल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और स्काई बरियल मास्टर को बेरहमी से डांट रहा था। जल्दी करो और इसे निपटाओ, समय बर्बाद मत करो। अगर प्रेसिडेंट लू पूछें तो बस कह देना कि ये मिसेस गू की नियति थी। स्काई बरियल मास्टर हिचकिचा रहा था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। यह पाप है, वाकई बहुत बड़ा पाप है। उसे हिचकिचाते देख पेई फैन आगे बढ़ा और उसे धक्का दे दिया। उसकी आंखों में अधीरता थी, उसकी सामान्य करुणा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसके तुरंत बाद पेई फैन और हॉस्पिटल डायरेक्टर की चैट रिकॉर्ड्स थे। टेक्स्ट में साफ लिखा था, मिसेस गू की सर्जरी को टालना ही होगा। बेहतर होगा कि तब तक इंतजार करें जब तक उसका बेटा पैसे न जुटा पाए। मैं बस उसे ये जताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट लू के बिना वो कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। इस वक्त प्रेसिडेंट लू सबसे ज्यादा मुझ पर ही भरोसा करती हैं। यहां तक कि मुझे सांपों से कटवाने वाला सर्विलांस वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये सब अकेले पेई फैन के निर्देश पर हुआ था। लू वॉन्टोंग की उंगलियां टैबलेट पर कस गईं। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसे लाइव स्ट्रीम में मेरी आंसुओं से भरी शिकायतें याद आईं। याद आया कि मेरी मां की मौत के वक्त मैं कितना टूट चुका था। याद आया कि कैसे उसने तब पेई फैन की मदद की थी और मुझे ही अनुचित ठहराया था। अपराध बोध और गुस्से की एक विशाल लहर ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। उसने एक धीमी दहाड़ छोड़ी। उसकी आवाज प्रचंड गुस्से से भरी थी। मैंने इतने लंबे समय तक इस जहरीले इंसान पर भरोसा किया। उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टैबलेट फर्श पर दे मारा। खाली लिविंग रूम में स्क्रीन के टूटने की आवाज बेहद तीखी लगी। इस पल लू वॉन्टांग आखिरकार पूरी तरह होश में आ गई थी। उसने न केवल उस इंसान को खो दिया था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बल्कि वो मुझे चोट पहुंचाने में एक सह अपराधी भी बन गई थी। उसने खिड़की के बाहर काली स्याह रात को देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी मूर्खतापूर्ण तरीके से गलत थी, और ये पछतावा अब उसके बाकी जीवन के हर दिन उसके साथ रहेगा। प्राइवेट जेट से लू परिवार के विला लौटते समय लू वॉन्टांग के दिमाग में सर्विलांस वीडियो के दृश्य घूम रहे थे। घर पहुंचने पर उसका मन भारी था। पेई फैन ने विला के गेट खुलने की आवाज सुनी और अभी भी सोफे पर बैठा था। उसके सादे वस्त्र एक बनावटी कमजोरी का एहसास दे रहे थे। वो अभी भी हाथ में प्रार्थना की माला पकड़े हुए था। जैसे ही उसने लू वॉन्टांग को देखा, उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। वॉन्टांग, तुम आखिरकार वापस आ गई। वो उत्साह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ दौड़ा। इन कुछ दिनों में तुम कहाँ थी? मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैं रात को चैन से सो भी नहीं सका। मैं केवल तुम्हारे लिए बार बार मंत्रों का जाप और प्रार्थना कर रहा था। बुद्ध से तुम्हारी सुरक्षा की भीख मांग रहा था। वो लू वॉन्टांग की बाह पकड़ने के लिए आगे ही बढ़ा था कि वो एक तरफ हट गई। जिस पल उसकी उंगलियां खाली हवा में टकराईं, पेई फैन का दिल एक पल के लिए रुक गया। ऊपर देखते ही उसका सामना लू वॉन्टांग की भयावह आंखों से हुआ। उनमें अतीत के दुलार का एक कतरा भी नहीं था, बस एक पिघलने वाली ठंडक और जहर से बुझे तेज चाकू जैसा गुस्सा था जो सीधे उसे चुभ रहा था। मंत्र और प्रार्थना? लू वॉन्टांग की आवाज धीमी और भारी थी, जिसमें दबी हुई हिंसा थी। क्या तुम बुद्ध से इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तुम्हारे द्वारा किए गए वे गंदे काम न पकड़ सकूं? पेई फैन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके पैर अनजाने में पीछे हट गए। वॉन्टांग, तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या किसी ने मेरे बारे में तुम्हारे कान भरे हैं? उन पर विश्वास मत करो। मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहा है। सच्चा? लू वॉन्टांग उपहास करते हुए हंसी और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। जल्द ही बॉडीगार्ड्स दस्तावेजों का एक ढेर और एक टैबलेट लेकर आए और उसे कॉफी टेबल पर जोर से पटक दिया। लू वॉन्टांग की आवाज में गर्माहट का नामो निशान न था। स्काई बरियल प्लेटफॉर्म का वो वीडियो, हॉस्पिटल डायरेक्टर के साथ तुम्हारी चैट रिकॉर्ड्स, 3 साल पहले का तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड, कैसे तुमने बुजुर्गों को पुण्य के नाम पर ठगा, और वे सब चीजें जो तुमने उसके साथ की। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक एक करके पढ़कर सुनाऊं? पेई फैन की नजर टैबलेट की स्क्रीन पर पड़ी। वे जानी पहचानी दृश्य उसकी आंखों में चुभने लगे। वो पूरी तरह कांप रहा था। पकड़े जाने का डर उसके दिल में समा गया। जो नाटक उसने रचा था, वो अब लू वॉन्टांग को धोखा नहीं दे सकता था। वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ उसके पैरों से लिपटने लगे। वॉन्टांग, मैं गलत था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वे सब गलत फहमियां हैं। कृपया मुझे इस एक बार माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं पहले की तरह तुम्हारे लिए मंत्र जपूंगा। लू परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। लू वॉन्टांग ने अचानक अपना पैर उठाया और उसके हाथ को जोर से लात मारकर दूर कर दिया। पेई फैन जमीन पर गिर पड़ा। उसका माथा टकराया और खून बहने लगा। जो चीजें तुमने उसके साथ की, तब मैं तुम्हें बुद्ध से उसके लिए आशीर्वाद मांगते क्यों नहीं देख पाई? उसने नीचे झुककर उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया।
उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुमने उसकी माँ की सर्जरी रुकवाई, उनकी लाश को स्काई बरियल के लिए भेज दिया और वीडियो भी रिकॉर्ड किया। तुमने उसके कमरे में सांप छोड़े, उसे मौत के डर से कांपते देखा। तुमने उसे गिद्धों को खिलाने के लिए अपना मांस काटने पर मजबूर किया, उसे कुत्ते का मांस पीने पर मजबूर किया। जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुम्हें आज का दिन याद क्यों नहीं आया? पेई फैन उसकी आंखों की क्रूरता देखकर बुरी तरह डर गया था। आंसू और खून उसके चेहरे से बह रहे थे। वो बेतहाशा दया की भीख मांगने लगा। मैं गलत था, मैं वाकई गलत था। मुझ पर भूतों का साया था। मैं जलता था कि गू तुम्हारी मोहब्बत पा सकता है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि अब मैं गायब हो जाऊंगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम्हें छोड़ दूं? लू वॉन्टांग खड़ी हो गई। उसकी आवाज सर्दियों की बर्फ जैसी ठंडी थी। जाओ यहां से। जब तुमने गू को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया था तब तुमने उसे बख्शने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इसे बेसमेंट में घसीट ले जाओ। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और फर्श पर ढहे पेई फैन को उठाकर ले गए। पेई फैन बुरी तरह छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, लू वॉन्टांग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो हूं जिसे तुमने प्यार किया है। क्या तुम भूल गई कि पहले तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती थी? तुमने मुझे बचाया था। तुमने कहा था कि तुम जीवन भर मेरी रक्षा करोगी। मैंने तुम्हें प्यार किया है। लू वॉन्टांग ने उसकी दयनीय हालत देखी। उसे बस ये सब बेहद विडंबनापूर्ण लगा। मैं वाकई तब पूरी तरह अंधी रही होंगी जो तुम जैसे जहरीले इंसान को खजाना समझ बैठी। वो रुकी। उसकी आंखों में एक कठोर क्रूरता आ गई। उसने जो कष्ट सहे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे तुम बच सको। बेसमेंट ठंडा और नम था। लू वॉन्टांग परछाइयों में खड़ी रही और देखती रही कि कैसे बॉडीगार्ड्स ने चाबुक उठाए और पेई फैन पर बरसाने लगे। खाली बेसमेंट में चाबुक की आवाज और पेई फैन की कराहें गूंज उठीं। चाबुक ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी त्वचा पर खून की भयानक लकीरें छोड़ दीं। वो दर्द से फर्श पर लौटने लगा, फटी आवाज में चिल्लाया, मैं गलत था, बचाओ। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। काफी नहीं है, मारते रहो। लू वॉन्टांग तनिक भी नहीं हिली। जब तक पेई फैन पूरी तरह खून से लथपथ होकर मरणासन्न नहीं हो गया तब तक उसने बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा नहीं किया। इसके तुरंत बाद एक बॉडीगार्ड एक लोहे का पिंजरा लेकर आया। अंदर कई सांप अपनी जीभ लपलपा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेई फैन ने तब गू के कमरे में छोड़े थे। इसे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दो और ये सांप अंदर डाल दो। लू वॉन्टांग की आवाज में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वो किसी मामूली बात पर चर्चा कर रही हो। पेई फैन ने पिंजरे में सांपों को देखा और डर से ऐंठने लगा, लेकिन जल्द ही उसके पास दया की भीख मांगने तक की ताकत नहीं बची। बॉडीगार्ड्स ने उसे घसीटा और उस घुप अंधेरे कमरे में फेंक दिया। फिर उन्होंने पिंजरा खोलकर सांप अंदर डाल दिए। कमरे से सांपों की फुफकार और पेई फैन की चीखें आने लगीं, जो बेहद भेदने वाली और निराशाजनक थीं। लू वॉन्टांग दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अंदर का कोलाहल सुनती रही, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ पछतावे का एक बंजर मरुस्थल था। अंततः बहुत देर हो चुकी थी। भले ही उसने गू का बदला ले लिया, लेकिन वो उस आदमी को कभी वापस नहीं ला सकती थी जिसका दिल और आंखें कभी पूरी तरह उसी में बसी थीं। पेई फैन को पूरी रात बंद रखा गया। उस अंधेरे कमरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। उसके टखनों में लोहे की जंजीरें बंधी थीं, जिसकी हर हरकत से एक कठोर आवाज आती थी। सन्नाटे में उसके कानों में सांपों की फुफकार साफ सुनाई दे रही थी, जो उसे लगातार उस डर की याद दिला रही थी जो उसने मुझे दिया था। जब उसे पहली बार बंद किया गया था तो वो रोया और दया की भीख मांगी। उसकी आवाज इतनी फटी कि गला छिल गया। दरवाजे के बाहर केवल बॉडीगार्ड्स के ठंडे कदमों की आहट थी। रात में वो कोने में दुबक गया। उसके घाव वाली त्वचा नम हवा में भीग कर दुख रही थी, लेकिन उसके दिल में नफरत तेजी से बढ़ रही थी। वो लू वॉन्टांग की क्रूरता से नफरत करता था, और मुझसे और भी ज्यादा। अगर मैं न होता तो आज भी वो उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ बौद्ध अनुयायी होता। वो इस हालत में कैसे पहुंच गया? न जाने कितने दिनों से उसे बंद रखा गया था। एक दिन पेई फैन की उंगलियां गलती से बिस्तर के नीचे की एक दरार में छिपे छोटे से रेजर ब्लेड से टकरा गईं। ये वो चीज थी जो उसने कुछ दिन पहले गलती से उठाई थी और चुपके से छिपा ली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब यही उसकी एकमात्र आशा बन जाएगी। उसने पहले अपने शरीर पर बंधी जंजीरों को खोला, फिर अपनी खून से लथपथ उंगलियों की परवाह किए बिना भीषण दर्द सहते हुए ब्लेड से दरवाजे का लॉक धीरे धीरे घिसना शुरू किया। आखिरकार एक देर रात एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के बाद विला में इतनी शांति थी कि सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में टटोलते हुए लू वॉन्टांग के बेडरूम में घुस गया। पर्दों के बीच से आती चांदनी उसकी सोती हुई चेहरे को रोशन कर रही थी, और उसके खुले हाथ में मेरी एक फोटो थी, वही जिसे लू वॉन्टांग ने कभी खुद खींचा था। ये सब तुम्हारी वजह से है।
तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पेई फैन की आंखें भयानक रूप से लाल हो गईं। उसने अपने दांत पीसे। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन पागलपन से भरी। लू वॉन्टोंग, तुम जरूर अंधी हो गई होगी जो अब भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो। मैं तड़प रहा हूं तो तुम दोनों को भी चैन से जीने का कोई हक नहीं है। उसे गोदाम में बचे वे सांप याद आए जिन्हें अभी तक ठिकाने नहीं लगाया गया था, और वो चुपके से एक सांप वापस ले आया। सांप को छेड़े जाने पर वो अपनी जीभ लपलपाते हुए शरीर मरोड़ रहा था। पेई फैन की आंखों में हैवानियत थी। उसने धीरे से कंबल उठाया और उस सांप को लू वॉन्टांग की गर्दन पर जोर से दबा दिया। सांप चौंक गया और तुरंत लू वॉन्टांग की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। ठंडे शल्क स्केल्स उसकी त्वचा पर चुभने लगे। दम घुटने का एहसास उसे तुरंत अपनी चपेट में ले गया। लू वॉन्टांग अचानक अपने सपने से झटके के साथ जागी। आंखें खोलते ही उसने पेई फैन का विकृत चेहरा देखा। सांप ने उसका गला घोंट रखा था। आवाज न निकाल पाने के कारण वो बेतहाशा संघर्ष करने लगी। उस आदमी के नाखून लगभग उसकी त्वचा में धंस गए थे। लू वॉन्टोंग, मर जाओ। अगर तुम मरोगी तो गू का भी अंत बुरा ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ मरो। हताशा में लू वॉन्टोंग की कोहनी बेडसाइड टेबल से जोर से टकराई। एक जोरदार धमाके के बाद पानी का गिलास और महंगी सजावटी वस्तुएं फर्श पर बिखर गईं। उस शोर ने आधी रात की खामोशी को चीर दिया। नीचे सो रहे नौकर जाग गए और टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो दृश्य देखा वो भयावह था। लू वॉन्टांग का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी गर्दन सांप से लिपटी थी और वो संघर्ष करने की शक्ति खो चुकी थी। वहीं चोटों से लथपथ पेई फैन उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। पागलपन भरी नजरों के साथ चिल्ला रहा था, वो इसी के लायक है। किसने कहा था उसे मेरी मदद करने की? पास मत आना वरना ये उसे मार डालेगा। हंगामे को सुनकर बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अंदर दौड़ लगाई। एक ही झटके में पेई फैन को जमीन पर पटक दिया और लू वॉन्टांग की गर्दन से सांप को खींचकर अलग किया। जब मेडिकल स्टाफ पहुंचा तो लू वॉन्टांग कोमा में जा चुकी थी। उसकी नब्ज बेहद धीमी थी। उसे इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जमीन पर दबे पेई फैन के बाल बिखरे हुए थे लेकिन उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो पागलपन में मुझे कोस रहा था। भले ही मैं जेल जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बेवकूफ लू वॉन्टांग मरने तक तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। यह वाकई हास्यास्पद है। तुम दोनों बहुत बुरी मौत मरोगे। अंत में पेई फैन को हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानून द्वारा उसे कड़ी सजा मिलने वाली थी और लू वॉन्टांग अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मशीनों पर उसके वाइटल सिग्नल्स बेहद कमजोर दिख रहे थे और वो कभी होश में नहीं आई। देर पतझड़ की एक सुबह जैसे ही मैंने फूलों की दुकान का दरवाजा खोला, मुझे एक रिश्तेदार का फोन आया। मेरी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें काउंटी अस्पताल ले जाया गया था। मेरे हाथ से फूल जमीन पर गिर पड़े। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने अपना बैग उठाया और अस्पताल की ओर भागा। घबराहट में कांपते हाथों से मैंने लिन चांग्यू को फोन मिलाया। चांग्यू, मेरी आवाज थरथरा रही थी। घबराओ मत, मुझे एड्रेस भेजो, मैं बस पहुंच रही हूं। उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। जब तक मैं हांफते हुए अस्पताल पहुंचा, वो पहले ही इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पास अपना सफेद कोट बदलने का भी समय नहीं था। मेरे पीले पड़े चेहरे को देखकर वो जल्दी से पास आई और मेरा हाथ थाम लिया। परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है कि वह अभी स्थिर हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। उसका हाथ बहुत गर्म था। उसकी हथेली की गर्माहट धीरे धीरे मुझ में उतर रही थी, जिससे मेरा लटका हुआ दिल शांत हो रहा था। आने वाले दिनों में वो इस अस्पताल की नियमित आगंतुक बन गई। काम के बाद हर दिन वो वार्ड में ताजे फल और पका हुआ दलिया लेकर आती ताकि दादी के साथ बातें कर सके। वो जानती थी कि दादी के दांत कमजोर हैं, इसलिए वो हमेशा दलिया को नरम और स्वादिष्ट बनाती। दादी को ओपेरा सुनना पसंद था, इसलिए उसने अपने फोन में कई क्लासिक एरास एरियस डाउनलोड किए और उन्हें बिस्तर के पास लूप पर लगा दिया। चांग्यू कितनी समझदार लड़की है, दादी ने मेरा हाथ थामकर धीरे से फुसफुसाया। कितनी केयरिंग और मेहनती है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने लिन की तरफ देखकर आंख भी मारी। वो हमेशा की तरह शर्मा गई, अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर आई मुस्कान छिप न सकी। मैं ये सब देख रहा था। मेरा दिल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे गुनगुने पानी में भीग गया हो। उसमें गर्माहट की लहरें उठ रही थीं। वो मेरे अतीत के बारे में कभी ज्यादा नहीं पूछती थी, लेकिन जब भी मुझे उसकी जरूरत होती वो सामने खड़ी मिलती। दादी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने सारी प्रक्रियाएं संभालने में मदद की और रात में मेरे लिए वार्ड के बाहर पहरा भी दिया। जब फूलों की दुकान पर कोई नहीं था तो उसने अपने नर्सिंग सहयोगियों से उस पर नजर रखने के लिए कहा। अपनी छुट्टी के समय में वो खुद दुकान पर जाकर फूलों को व्यवस्थित करती। एक बार मैं आधी रात को उठा और देखा कि वो वार्ड के बाहर बेंच पर सिर टिकाकर सो रही है। खिड़की से छनकर आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ा रही थीं और उसके होठों पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। मैं लंबे समय तक वहां खड़ा उसे देखता रहा। मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। ये कोई उत्तेजक उत्साह नहीं था, बल्कि गुनगुने पानी जैसा था, एक ऐसी गर्माहट जो धीरे धीरे हड्डियों तक रिसती गई। इन छोटी छोटी परवाहों ने मुझे लू वॉन्टांग की उन दिखावटी और शोर मचाने वाली कोशिशों से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस कराया। इसने मुझे सुकून दिया। वैलेंटाइन डे के दिन फूलों की दुकान बेहद व्यस्त थी। जब मैंने आखिरी ग्राहक को विदा किया तो रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं दुकान बंद करने वाला था, हवा की घंटियां बजीं। वो दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता लिए। वे सामान्य गुलाब नहीं थे, बल्कि मेरे पसंदीदा छोटे डेजीज और सूरजमुखी थे, जिन्हें बेबी ब्रेथ के साथ सजाया गया था। क्या आज तुम व्यस्त नहीं हो? मैं थोड़ा हैरान था। मैंने खास तौर पर अपनी शिफ्ट बदली है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें गंभीर थीं और उनमें हल्की घबराहट थी। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। गू, कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहती थी। ये वाक्य सुनकर मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। शायद इसलिए कि उसकी आंखें बहुत सच्ची थीं, जिससे मैं हल्का हल्का अंदाजा लगा पा रहा था कि वो क्या कहने वाली है। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने अतीत में बहुत सी बुरी चीजें झेली हैं। वे दर्द शायद धीरे धीरे खत्म होने में बहुत समय लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब से हर दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम्हें गर्माहट और खुशियां देना चाहती हूँ। उसने टकटकी लगाकर मेरी आंखों में देखा और मेरा हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए अपने साथ रहने देने का मौका दोगे? मैंने उसकी आंखों में उस सच्चाई को देखा और मेरे दिल में गर्माहट और गहरी हो गई। इन दिनों में उसका साथ और परवाह, दादी की संतुष्ट मुस्कान और हर बार उसे देखकर मेरे चेहरे पर आने वाली वो अनायास मुस्कान, इन सब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, मानो दो छोटे दिए जल गए हों। उसने सावधानी से वो गुलदस्ता मुझे थमा दिया। उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरे हाथ को सहलाया। हम दोनों ही शर्मा गए थे। उस दिन से हम छोटे से शहर की सड़कों पर सबसे सामान्य जोड़े बन गए। छुट्टी के दिनों में वो मेरे साथ सुपरमार्केट जाती, शॉपिंग बास्केट उठाकर मेरे पीछे पीछे चलती और पूरी ईमानदारी से याद रखती कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। हम रात का शो देखने जाते और फिल्म के बाद समुद्र किनारे धीरे धीरे टहलते। समुद्री हवा हमारे गालों को छूती, जिसमें एक हल्की मिठास होती। वीकेंड की सुबह वो मेरे साथ समुद्र किनारे सूर्योदय देखने जाती। समुद्र की लहरों से सूरज को धीरे धीरे ऊपर आते हुए देखते हुए वो मेरा हाथ थामकर कहती कि भविष्य के हर सूर्योदय को वो मेरे साथ देखना चाहती है। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, कोई महंगे उपहार नहीं, बस लगातार साथ और एक दूसरे की कद्र थी। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि असली खुशी पहले की तरह किसी शानदार पिंजरे में रहने में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जिसे याद रहता है कि आपको क्या खाना पसंद है, जो उदासी में चुपचाप आपके पास रहता है, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले हाजिर होता है, और जो आपको हर दिन शांति से मुस्कुराते हुए जागने और गहरी नींद सोने का सुकून देता है। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और समुद्र किनारे खेल रहे बच्चों को देखा। मेरे होठों पर एक खोई हुई मुस्कान उभर आई। ये मेरे दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची मुस्कान थी। मुझे पता था कि मैं आखिरकार अतीत की परछाइयों से बाहर निकल आया हूं और मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। उस दिन मैं दुकान में फूल सजा रहा था, तभी मेरा फोन बजा। ये असिस्टेंट का कॉल था। मिस्टर गू, प्रेसिडेंट लू, वो अस्पताल में भर्ती हैं। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। ये पेई फैन है। वो भाग गया था और उसने एक सांप से उसका गला घोटने की कोशिश की, जिससे वो लगभग मर ही गई थी। अब वो आईसीयू में है और अभी तक उसे होश नहीं आया है। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। क्या और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। तो मैं फोन रखता हूं। मैंने फोन रखा और अपने हाथों में फूलों को व्यवस्थित करना जारी रखा। लिन चांग्यू अंदर के कमरे से बाहर आई। मेरे चेहरे के भाव देखकर उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लू वॉन्टांग अस्पताल में है। उसने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर आगे कोई सवाल नहीं किया। वो मेरे पास आकर फूल सजाने में मेरी मदद करने लगी। खिड़की के बाहर धूप बहुत सुहानी थी, जो उन ताज़ा गुलाबों और डेजी पर गिरकर एक गर्म रोशनी बिखेर रही थी। मैंने अपने हाथों में मौजूद फूलों की ओर देखा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, जैसे स्थिर पानी का कोई तालाब जिसमें कोई लहर न हो। उस महिला का जीवन या मृत्यु अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने एक बार मेरे लिए चाकू खाया था और फिर उसी दिल को किसी और के लिए चीर भी दिया था। उसने मुझे दुनिया का सबसे भावुक प्यार दिया था और साथ ही मेरी हर चीज को खुद अपने हाथों से तबाह भी किया था। क्या हम हिसाब बराबर कर चुके थे? नहीं, हम बराबर नहीं थे। मेरी माँ का जीवन, मेरा नष्ट हुआ जीवन। जो दर्द मैंने सहा, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मुझे नफरत नहीं थी। नफरत करना बहुत थका देने वाला काम है। मैं बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ और अपने सामने मौजूद इस इंसान के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। बस सादगी से जीना। एक हफ्ते बाद खबर आई।
पेई फैन को हत्या के प्रयास और कई अन्य आरोपों में 15 साल की जेल हुई थी। जेल जाने के बाद सुना कि उसका जीवन बहुत कठिन है। कैदी उसके पाखंडी चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उसे तरह तरह से परेशान करते थे। उसके खाने में गंदगी मिलाना, सोते समय कंबल से ढककर उसे मारना। वो बौद्ध अनुयायी जो कभी सादे वस्त्र पहनकर ओम का जाप करता था, अब धूल भरे ग्रे रंग की जेल की वर्दी पहनता है। उसके चेहरे पर घाव है और उसकी आंखों में अब केवल नफरत और डर बचा है। जब मैंने ये खबर देखी, मैं नाश्ता कर रहा था। लिन चांग्यू ने मेरे सामने एक तला हुआ अंडा रखा और मेरी फोन स्क्रीन पर एक नजर डाली। अब इन्हें मत देखो, उसने कहा। खाना खाने के बाद चलो समुद्र किनारे टहलने चलते हैं। मैंने मुस्कुराकर फोन एक तरफ रख दिया। ठीक है। 1 साल बाद छोटे से तटीय शहर में गर्मी की शुरुआत थी। चर्च के दरवाजे पर लगे पर्दे के पास से गंधराज गार्डिनियस की खुशबू लिए समुद्री हवा गुजर रही थी। मैंने एक सादा सफेद सूट पहना था, हाथ में सूरजमुखी और डेजी का गुलदस्ता लिए। लिन चांग्यू को धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसने एक खूबसूरत शादी का जोड़ा पहना था। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं कि मानो उनमें से प्रेम टपक रहा हो। जिस पल उसने रेड कारपेट पर कदम रखा, उसकी नजरें मुझ पर से नहीं हटीं। चर्च में बहुत ज्यादा मेहमान नहीं थे। फूलों की दुकान के सहकर्मी, अस्पताल के नर्स और डॉक्टर, और कुछ नियमित ग्राहक जो अक्सर फूल खरीदते थे। सबने मिलते जुलते रंगों के कपड़े पहने थे और हाथों में हाथ से बने आशीर्वाद कार्ड पकड़े थे। नर्सें एक साथ मिलकर धीमी आवाज में छेड़ रही थीं। वो लिन चांग्यू आखिरकार अपनी मुराद पूरी कर ही ली। दादी सबसे आगे की पंक्ति में बैठी थीं, अपने हाथों में वो शांति का ताबीज मजबूती से पकड़े हुए जिसे उन्होंने अपनी आधी जिंदगी में काढ़ा था। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन वे बहुत सुकून के साथ मुस्कुरा रही थीं। अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या सेहत, क्या तुम हमेशा उसके साथ रहने को तैयार हो? पादरी ने क्लासिक शपथ पूछी। मैंने लिन चांग्यू की साफ और दृढ़ आंखों में देखा। मैं तैयार हूं। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी शांति और खुशियों की रक्षा करने में बिता दूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन वह किसी शपथ की तरह गंभीर थी। अंगूठियों के आदान प्रदान के समय वहां मौजूद लोगों के बीच से गर्म तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। किस किस मैं शर्मा गया और धीरे से अपना सिर झुका लिया, जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चर्च के रंगीन कांच से छनकर आती धूप हम दोनों पर पड़ रही थी, गर्म और सुनहरी, मानो अतीत के सारे अंधेरों को मिटाने के लिए। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें कोई दिखावटी विलासिता नहीं थी, लेकिन उसमें सबसे सच्ची दुआएं और वो खुशी थी जिसकी उम्मीद करने की भी मैं पहले कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। उसी समय दूर एक जेल में पेई फैन एक कोने में दुबका बैठा था, हाथ में एक फफूंदी लगा हुआ बासी बन लिए। वो बौद्ध अनुयायी जो कभी सादे कपड़ों में रहता था, अब धूल भरी ग्रे जेल की वर्दी में था। उसके बाल सूख कर पीले पड़ चुके थे और चेहरे पर उन जख्मों के निशान थे जो अन्य कैदियों ने उसे दिए थे। उसे हत्या के प्रयास और अन्य कई आरोपों में कड़ी सजा मिली थी। जेल जाने के बाद भी उसका घमंडी स्वभाव नहीं बदला था और वो खुद को अब भी एक आदरणीय अनुयायी समझता था। कैदी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे उसके खाने में गंदगी मिला देते या टॉयलेट में उसे बुरी तरह पीटते। वो अपनी पुरानी शान खो चुका था, अब बस ठंडी लोहे की सलाखों के पीछे दिन बिता रहा था, बेदिली और अपमान सहते हुए। कभी कभार लू वॉन्टांग की पुरानी उदारता याद आती तो बस मन में पछतावा और नफरत का एक भंवर उठकर रह जाता। अस्पताल के आईसीयू में 1 साल तक कोमा में रहने के बाद लू वॉन्टांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। 1 हफ्ते बाद अस्पताल के टीवी पर उसने एक शादी का लाइव प्रसारण देखा। वीडियो में मैं एक सूट पहने मुस्कुरा रहा था और लिन चांग्यू मेरा हाथ थामे थी। उसकी आंखों में मिठास भरी थी। गू, लू वॉन्टांग की आवाज इतनी दबी हुई और फटी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वो स्क्रीन को छूना चाहती थी, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी कमजोर थीं कि वो उन्हें उठा तक नहीं पा रही थी। एक नर्स ने उसकी स्थिति भांप ली और डॉक्टर को बुलाने दौड़ी, लेकिन ये देख न सकी कि उस स्क्रीन को देखते हुए लू वॉन्टांग की आंखों में कितना गहरा दर्द और निराशा थी। कुछ महीनों बाद लू वॉन्टांग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। वो लू ग्रुप नहीं लौटी, बल्कि कंपनी के शेयर अपने एक दूर के रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दिए और अकेले एक दूर दराज के छोटे से कस्बे में रहने चली गई। उस कस्बे में कोई शहरी शोर शराबा नहीं था, बस नीले पत्थरों वाली सड़कें और दूर तक फैले खेत थे। उसने अपने आंगन में एक छोटी सी सब्जी की क्यारी बनाई। हर सुबह वो जल्दी उठकर सब्जियां उगाती और पानी देती। दोपहर में रतन की कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ती और शाम को नदी के किनारे टहलती। वो कभी कभार इंटरनेट पर मेरी खबरें देख लेती। किसी ने मेरी और लिन चांग्यू की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें हम फूलों की दुकान के बाहर एक बच्चे को धूप में खिला रहे थे। कोई हमारे परिवार की पिकनिक के वीडियो डालता। वे दृश्य बहुत सुकून भरे थे। लू वॉन्टांग उन अपडेट्स को देखती और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर मेरे चेहरे को धीरे से सहलाती। उसका दिल कभी न खत्म होने वाले पछतावे से भरा होता। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि जिसे एक बार खो दिया जाए वो कभी वापस नहीं आता।
उसने खुद मेरे संसार को तबाह किया था और अब मैंने किसी और की पनाह में अपनी खुशी फिर से बना ली थी। अब वो बस दूर से देख सकती थी और कभी मेरे जीवन में खलल नहीं डाल सकती थी। लिन चांग्यू के साथ बिताए दिन दर दिन के साथ मैं अतीत की परछाइयों से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। मेरी फूलों की दुकान का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभार मैं बच्चे को लेकर अस्पताल जाता और लिन चांग्यू से मिलता। जब भी मैं वार्ड में अपनी पत्नी को छोटे मरीजों का कोमलता से इलाज करते देखता या देखता कि कैसे हमारी बेटी लिन चांग्यू की गर्दन से लिपटकर लाड़ लड़ा रही है, तो मेरे होठों पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती। लू वॉन्टांग और पेई फैन द्वारा दिए गए वे घाव लिन चांग्यू की कोमलता और प्यार में धीरे धीरे भर चुके थे। जीवन बस इसी सादगी के साथ आगे बढ़ रहा था। कोई बड़ी उथल पुथल नहीं, बस एक स्थिर और निरंतर शांति। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि सच्ची खुशी अमीर परिवारों के महंगे कपड़ों और विलासिता में नहीं थी, बल्कि उस इंसान के साथ होने में थी जो पूरी जिंदगी आपके साथ सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को तैयार हो, जो तूफानों में ढाल बनकर खड़ा रहे और जिसकी वजह से आप हर दिन मुस्कुराते हुए जागें और चैन की नींद सो सकें। 3 साल बाद हमारी बेटी गुनियन 3 साल की थी। उसका उपनाम नियन था। नियन दिखने में अपनी माँ जैसी थी, बड़ी आंखें और मीठी मुस्कान, लेकिन उसका स्वभाव मेरे जैसा था, बहुत जिद्दी। हर सुबह वो मेरे साथ फूलों की दुकान पर जाने की जिद करती। पापा, मैं आपको फूल बेचने में मदद करना चाहती हूँ। वो मेरे पैर से लिपटकर अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर चमकती आंखों से मुझे देखती। मैं नीचे झुककर उसके गाल चुटकी काटता। ठीक है, पापा की मदद करो। वो सचमुच एक छोटी सी स्टूल लेकर दुकान के दरवाजे पर बैठ जाती। किसी को भी गुजरते देख वो आवाज लगाती, अंकल आंटी फूल खरीदेंगे? मेरे पापा के फूल बहुत सुंदर हैं। उसकी वो दूधिया आवाज लोगों का दिल पिघला देती थी। काम के बाद लिन चांग्यू हमें लेने आती। नियन उसे देखते ही स्टूल से कूदकर दौड़ पड़ती। मम्मी, वो नियन को उठा लेती और मेरे गालों को चूमती। क्या आप थक गए? नहीं, नहीं थका। मैंने मुस्कुराते हुए उसका बैग लिया। चलो घर चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है। ढलते सूरज ने हमारी परछाइयों को बहुत लंबा कर दिया था। नियन मेरे कंधों पर बैठकर कोई गाना गुनगुना रही थी। लिन चांग्यू मेरी बांह थामे धीरे धीरे साथ सुर मिला रही थी। पड़ोसी हमें देखकर मुस्कुराते और अभिवादन करते। जीवन बस ऐसे ही चलता रहा। कोई रोमांचक मोड़ नहीं, बस हर सुबह जागने पर वो मुस्कुराते चेहरे और रात को सोने से पहले वो गुड नाइट। बस फूलों की दुकान की वो महक, रसोई में खाने की खुशबू, नियन की वो दूधिया आवाज और लिन की आंखों में बसी वो कोमलता। सच्ची खुशी न तो धन दौलत थी, न ही कोई बड़े बड़े वादे या महंगे उपहार। असली खुशी तो बस साथ बुढ़ापा बिताने की वो चाहत थी। हर दिन साथ जागना, हर तूफान को साथ सहना और ये जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमेशा आपके साथ है। बस इतना ही काफी है। ये एक और साधारण वीकेंड था। मैं जल्दी उठा, नियन की चोटियां बनाई और उसे दादी के घर छोड़ आया। नियन बेटा, अच्छी बच्ची बनकर रहना। पापा और मम्मी समुद्र किनारे टहलने जा रहे हैं। रात को तुम्हें ले लेंगे। ठीक है। दादी के पैर से लिपटकर उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी। लिन चांग्यू और मैं धीरे धीरे समुद्र के तट के किनारे चलने लगे। समुद्री हवा थोड़ी ठंडी थी, इसलिए उसने अपना गला सिकोड़ लिया। मैंने अपना जैकेट उतारकर उसे पहना दिया। ठंड तो नहीं लग रही? उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। जब हम टहलते हुए थक गए तो हम एक चट्टान पर बैठकर समुद्र को निहारने लगे। सूरज ढल रहा था और समुद्र की सतह को सुनहरे लाल रंग में रंग रहा था। वो मेरे कंधे पर झुकी और धीरे से बोली, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने साथ रहने दिया। मैंने उसे नीचे देखा। मेरे दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैंने कहा। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? मैंने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। वो शर्मा गई और अपना चेहरा मेरी बाहों में छिपा लिया। समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी। लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं। डूबते सूरज ने हमारी परछाइयों को एक दूसरे में मिला दिया था, जिन्हें अलग करना नामुमकिन था। दूर से बच्चों की हंसी और समुद्री पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। मुझे अचानक बहुत पहले के वे दर्दनाक और हताश दिन याद आए। वे आंसू, वो खून, वे कभी न भरने वाले घाव। लेकिन इस पल में वे यादें बहुत धुंधली और दूर हो गई थीं, जैसे कोई बुरा सपना जिसे जागने के बाद याद न रखा जा सके। मुझे पता है कि वे घाव अभी भी वही हैं। वे कभी गायब नहीं होंगे, लेकिन अब वे दुखते नहीं हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें अपनी कोमलता से धीरे धीरे भर दिया है, क्योंकि किसी ने उन्हें प्यार से ढंक दिया है। मैंने अपनी बाहों में लिपटी उस शख्सियत को देखा और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। चांग्यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में रोशनी थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। सूरज डूब चुका है, ये कल फिर उगेगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी उसके साथ, हमारे घर के साथ, इसी तरह सादगी और खुशी से चलती रहेगी। बस इतना ही काफी है, वाकई काफी है।
कई साल बाद नियन बड़ी हो गई और मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया, ये कहते हुए कि वो अपनी माँ की तरह पीडियाट्रिशियन बनना चाहती है। लिन चांग्यू और मैं अब भी उसी छोटे से तटीय शहर में रहते हैं। फूलों की दुकान अब भी वहीं है, बस अब हमने मदद के लिए कुछ लोग रख लिए हैं। हमें अब हर दिन वहां नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर सुबह हम अब भी समुद्र किनारे टहलने की आदत रखते हैं। उसे अब भी मेरे हाथ की बनी अदरक की चाय पीना पसंद है। उसे अब भी डूबते सूरज को देखने के लिए मेरे कंधे पर सिर रखना पसंद है। कभी कभार हमें कुछ खबरें मिल जाती हैं। सुनने में आया कि लू वोंटांग उस छोटे से कस्बे में एकांतवास में रह रही है, लोगों से कम ही मिलती है। किसी ने उसकी एक तस्वीर ली थी जिसमें उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और वो आंगन में अकेली सब्जियां उगा रही थीं। सुना कि पेई फैन का जेल में बहुत बुरा हाल रहा, कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा लेकिन बच गया। सुना है कि वो अब हर दिन कुछ ओम जैसे शब्द बुदबुदाता रहता है, बिल्कुल किसी पागल की तरह। लेकिन इनमें से कोई भी बात अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरा जीवन बहुत पहले ही उनके जीवन से अलग हो चुका है। मेरी जिंदगी में अब केवल वही इंसान है जो मेरे सामने है। वो शख्स जिसने मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी मेरा साथ निभाया। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी भर की कोमलता से मेरे सारे दर्द मिटा दिए। गू, उसने मुझे धीरे से पुकारा। आज सूर्यास्त वाकई बहुत सुंदर है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्षितिज पर उस सुनहरे लाल रंग को देखते हुए मैंने कहा, हाँ, वाकई बहुत सुंदर है। हम भविष्य में इसे फिर देखने आएंगे, है ना? जरूर, हम भविष्य में इसे फिर देखने आएंगे। लहरें धीरे धीरे तट पर थपथपा रही थीं। समुद्री हवा हमारे सफेद हो चुके बालों को हल्के से उड़ा रही थी। हम एक दूसरे के सहारे बैठे थे, चुपचाप सूरज को धीरे धीरे समुद्र के स्तर में डूबते हुए देख रहे थे। यह जीवन काफी है, वाकई काफी है। यह कहानी लचीलेपन, सच्चे जुड़ाव के अर्थ और वास्तविक प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहरा संदेश देती है। आपकी टिप्पणी इस